जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के लेक्चर नंबर 43 में। और आज 43वां लेक्चर है। आज 25 जुलाई है और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ एग्रीकल्चर, यानी कि जो कृषि है उसकी हमारे देश में जो है क्या दशा है और एग्रीकल्चर कैसे की जाती है। ठीक है, क्या इसके जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। और एग्रीकल्चर वाले जो सेक्टर है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। भारत में जो एग्रीकल्चर जो कृषि की दशा है वो काफ़ी जो है बदतर है, जिसके कारण बस आपने देखा होगा कि आपको आए दिन किसी न किसी प्रकार के जो है धरने प्रदर्शन, जैसा कि आपने 2020 में देखा होगा। और एक इतिहास लंबा रहा है, आखिर क्यों ऐसी दशा भारत में बनती है, क्यों भारत जो है एग्रीकल्चर में। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्रीकल्चर की दशा बहुत बुरी देश में है, मैं ये कह रहा हूँ कि एग्रीकल्चर की दशा, देखिए हम तुलना किससे करते हैं, हम अभी अपनी तुलना पाकिस्तान से नहीं करते हैं, हम अपनी तुलना श्रीलंका से नहीं करते हैं। गोदी मीडिया जो जितनी भी है वो सब यहीं से तुलना करेगी, ठीक है, वो हमेशा इसी को दिखाएगी। हमारी तुलना होती है अमेरिका से, ठीक है, तो हम उसकी तुलना के कंपेरिजन करेंगे तो हम काफ़ी पिछड़े हुए हैं। उसके पीछे क्या गवर्नमेंट की गलतियाँ हैं, क्या हमारी गलतियाँ हैं, क्या गलतियाँ हैं। देखिए, हम पूरा गवर्नमेंट को भी श्रेय नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसके लिए चाहिए होता पैसा, ठीक है। अब पैसा जब आपके पास होगा तब आप, जैसे अमेरिका में सब्सिडी भी ज़्यादा दी जाती है, ज़्यादा पैसा भी किसानों के लिए खर्च किया जाता है। अब अगर हम उसी पे खर्च कर देंगे तो बाकी हम सेक्टर को क्या देंगे, ठीक है। फिर हमें 10,000 रुपये बिहार में भी बांटना है, फिर हमें बंगाल में भी कुछ बांटना है। तो ऐसे जो है अलग अलग चीज़ें हमारे देश में समस्याएं रहती हैं, ठीक है, तो उसको भी एड्रेस करना पड़ेगा। चुनाव भी रहता है हमेशा 5 साल में एक बार। तो देखते हैं आज एग्रीकल्चर की दशा को। ये जो है आप एग्रीकल्चर की फोटो देख लीजिए। एग्रीकल्चर देखिए सबसे पहले है क्या, एग्रीकल्चर जो कृषि है। आज देखिए एक बात समझ लीजिए, आज मैं जो कृषि को डिस्कस कर रहा हूँ ये ज्योग्राफिकल टर्म से डिस्कस कर रहा हूँ। जब मैं इकोनॉमी पढ़ाऊँगा, अर्थशास्त्र पढ़ाऊँगा, तब मैं उसकी उस हिसाब से बात करूँगा। आज मेरा जो पर्सपेक्टिव होगा सिर्फ ज्योग्राफिक होगा, ये याद रखिएगा। मेरे पढ़ाने में तरीके में आज बदलाव होगा, मैं सिर्फ ज्योग्राफिकल दृष्टि से, क्योंकि ये ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, ठीक है, इसलिए। तो ये आप देख लीजिए, हमारा किसान हमेशा जो है इसे दिखाया जाता है, एकदम एक किलवा लिए बैठा होगा और ऊपर जो है धूप निकल रही होगी। और ठीक है, तो चलिए शुरू कर देते हैं। यह अमेरिका जैसे देशों में क्या होता है कि वहाँ पे लोग कम रहते हैं, पर जैसे वहाँ पे डेंसिटी जो है कम है, तो वहाँ पे बड़ी बड़ी कृषि होती है। मतलब एक एक आदमी के पास वहाँ पे 100-100 बीघा 200-200 बीघा खेती होती है। तो वहाँ पे जो है बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए होती हैं, इसलिए जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपको यूएस वगैरह में जो है ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है और आप देख सकते हो कितनी भारी भारी मशीनें यूज होती हैं, क्योंकि वहाँ पे किसान के पास बहुत खेती है, करने के लिए वहाँ पे नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के पास इतना खेती हो जाता है कि वो जो है भारत के साथ डील करने आता है कि भैया सोयाबीन खरीद लो, मक्का खरीद लो। और कौन सी बेच रहा है, जीनोम एडिटिंग वाली। हालांकि हम लोग तो नहीं खरीदते हैं, चाइना ने खरीद ली, ठीक है। तो इतना हो जाता है कि वहाँ के किसान इतने पावरफुल होते हैं, ठीक है। वहाँ के एग्रीकल्चर जो कम्युनिटी है वो बहुत पावरफुल होती है, बहुत अच्छा खासा पैसा होता है, ठीक है, ये चीज़ है। तो अमेरिका इसलिए जाना जाता है क्योंकि वहाँ पे लोग कम है, जगह ज़्यादा है, तो बांट दो आराम से, ठीक है। और ये आप देख सकते हो। और पूरी दुनिया में अगर आपने देखा हो कि दवाएं डाल डाल करके जो है चीज़ों को बढ़ाया जाता है, ठीक है। जैसे भारत में भी देख लीजिए, आपने देखा होगा कि आलूओं में जो है कितनी दवाएं डाली जाती हैं, ठीक है। तो इनका समाधान क्या है, इस पर भी बात करेंगे। चलो देख लिया, समझ गए होगा कृषि क्या होती है, ठीक है। आज हम मुद्दे पे आओ। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर होती क्या है। तो ये एक प्रकार की साइंस है या कह लीजिए कला है। कैसी, सॉइल को कल्टीवेट करने की, मिट्टी को जो है कल्टीवेट करने की, उसमें कुछ ग्रो करने की और उसको हार्वेस्ट करने की। ध्यान रखिए 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले हमें सॉइल को कल्टीवेट करना है। ऐसे थोड़ी ना कि जितने ले गए और उड़ा दिया जा करके बस जो है फसल हो गई जा करके, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा, हो जाएगा लेकिन ढंग से नहीं होगा, ठीक है। फिर वही बात होती है, फिर गा तो कुछ भी दो, बेसुरा भी हो सकता है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कल्टीवेट, सबसे पहले सॉइल को अच्छा करो। जैसे जो है आपने देखा होगा जब खेती जो है की जाती है तो उसमें सॉइल को पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है, ठीक है, जिसके लिए जो है डिफरेंट टाइप्स की जो मेथड है वो अप्लाई की जाती हैं। और ग्रो करने की, उसको ग्रो भी करवाना, ऐसा ना हो कि पता चला वो छोटे पर के मतलब बढ़े ही नहीं। और हार्वेस्ट भी करना है, कटिंग भी उसकी करनी है। तो इसी को जो है ये जो हम फसलों के साथ करते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर में से भी यही नहीं आता है। देखो जब एग्रीकल्चर आएगा तब जो है वहाँ पे डोमेस्टिकेशन भी आएगा जानवरों का। अगर आपने हिस्ट्री हमारी पढ़ी है तो हमने आपको क्या बताया था, एग्रीकल्चर बाद में आई थी, पहले जानवर आ गए थे। और जानवर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, अरे गाय हमारी माता है, ये क्यों कहते हैं, आप पहले बात समझो जा करके। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। जिसकी ज़रूरत होगी उसको भगवान बना देंगे, भगवान कुछ नहीं होते हैं,
ठीक है, गाय को माता किस लिए बना दिया? हम देखो ये नहीं कह रहे हैं कि गाय माता नहीं है, ठीक है, खूब बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि उसको इसलिए शायद लोगों ने इतना तरजीह दे दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, फिर याद रखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि उसकी ज़रूरत है लोगों को, ठीक है, वरना इसे नहीं कह देते कि सुअर हमारे मतलब कुछ भी बता दो, ज़रूरत नहीं है, काम का नहीं है। हाँ, एक कम्युनिटी के लिए ज़रूरत का हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझना चाहिए कि जो जिसकी ज़रूरत होती है उसी को बना देते हैं। जैसे आप देखोगे कि हमने बहुत सारे देवी देवताओं के नाम ज़रूरत के आधार पर रखे हैं। इंद्र देवता किस लिए पूजा करते हो? पानी चाहिए। वरुण देवता हवा चाहिए। अग्नि देवता अग्नि चाहिए। तो हमारा जो कल्चर है वो ऐसा ही है, ठीक है। और सच्चाई बताएं तो यही है, जिसकी ज़रूरत होती है वो भगवान होता है तुम्हारे लिए, ठीक है। जिस दिन ज़रूरत खत्म, भगवान तुम खत्म। सच्चाई यही है, मानो चाहे ना मानो, ठीक है। तो डोमेस्टिकेशन और राइजिंग यानी कि जो लाइव स्टॉक है, यानी कि जो जीव जंतु हैं, जानवरों को जो है पालना आलना, ये भी एग्रीकल्चर में ही आता है, ठीक है, क्योंकि उनसे फसलें करवानी है। आज उतनी महत्व तो इसलिए नहीं है क्योंकि आज जो है टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो आज उनका हमने महत्व तो उतना ख़त्म कर दिया है, ठीक है। आप देखिए ना, जानवर जो है हमेशा एक दिक्कत रहती है कि जानवर रोड पे निकल आते हैं, ठीक है, फिर जो है वो कहीं पे किसी को मार मुड़ देते हैं। क्यों? आप कहते हो ना कि ज़रूरत नहीं है, तो ये क्यों घूम रहे हैं? इसके पीछे यही तो कारण है कि यार तुम्हारे काम के नहीं, तुमने छोड़ दिया, ठीक है। भावनात्मक कहना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। थोड़ा अगर इंटेलिजेंट तरीके से अगर बोलोगे तो फिर यही बात है सच्चाई। जरूर नहीं थी तो तुमने छोड़ दिया, बात समझे? यही सच्चाई है। एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ स्पेशियल वेरिएशन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग बोथ द डिस्क्रिप्शन ऑफ सच वेरिएशन एंड अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन देम। यानी कि एग्रीकल्चर क्या है? ये एक प्रकार से सॉइल को कल्टीवेट करना, जो फसल है उसको ग्रो करना, उसको हार्वेस्ट करना, एग्रीकल्चर में जो पशु ज़रूरत होते हैं उनको पालना पोषण करना, ठीक है, लाइव स्टॉक को तैयार करना, यही एग्रीकल्चर है। ये एक प्रकार की साइंस है या कला कह लीजिए। पूरी दुनिया में अगर हम बात करी जाए तो जो वर्ल्ड में जो एग्रीकल्चरल जो क्षेत्र हैं, जो रीजन है वर्ल्ड में, उनको जो है डिफरेंट टाइप्स में हमने क्लासीफाई किया है। जैसे पूरी दुनिया में जो एग्रीकल्चर के जो रीजन है, क्षेत्र हैं, उनको क्लासीफाई किसने किया है? डी विटले ने जो है 1936 में जो है किया था, ठीक है। इन्होंने 5 क्राइटेरिया दिए थे डिमार्केशन करने के लिए। डिमार्केशन का मतलब होता है क्षेत्रीकरण कर देना, ठीक है, कि ये जो है एग्रीकल्चर एक रीजन है पूरे वर्ल्ड में। तो इन्होंने 5 पॉइंट बताए थे। पहला, क्रॉप एंड लाइव स्टॉक कॉम्बिनेशन, यानी कि फसल और उसके साथ जो जुड़े हुए लाइव स्टॉक हैं उनका कॉम्बिनेशन कैसा है। इंटेंसिटी ऑफ लैंड यूज कितनी इंटेंसिटी से हो रही, कितनी तीव्रता से हो रही, ऐसा तो नहीं पता चला सालों सालों वहाँ पे कुछ करते ही ना हो। अगर आपको किसी को एग्रीकल्चरल रीजन डिक्लेयर करना है तो ये कंपोनेंट होने ही चाहिए, क्रॉप और उससे रिलेटेड जो लाइव स्टॉक जरूरत पड़ते हैं। इंटेंसिटी वहाँ पे लैंड यूज की कितनी है, कितनी फास्ट यूज होती है। प्रोसेसिंग और मार्केटिंग क्या वहाँ पे फार्म की है? जैसे मान लो आप प्रोड्यूस तो कर देते हो लेकिन वो प्रोसेसिंग के लिए कुछ है ही नहीं। जैसे मान लीजिए मक्का से कुरकुरे टाइप के जो बनते हैं, ठीक है, तो हालांकि एक बार राहुल गांधी जी ने कहा था कि वो जो है आलू से सोना बना देंगे, तो वो एक अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी थी, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी बहुत प्रकार की होती हैं, बन जाती हैं, ठीक है। तो प्रोसेसिंग और मार्केटिंग जो है फार्म प्रोड्यूस की, वो भी जो है होनी चाहिए कि उसको प्रोसेस करना भी आना चाहिए। आज हमारे देश में क्या होता है, किसानों को कितना पैसा मिलता है मुझे बता दो। ये सब जो है क्यों है? कंपनियों को इतना मोहलत दी जाती है। जैसे कुरकुरे बनाने वाली कंपनी ले लो, 5 रुपये में तुम्हें कितना देता है? जरा ऐसा देता है। किसानों से जो है सस्ते दामों में खरीदा जाता है और किसानों को उसका पैसा मिलता ही नहीं। मोटा मोटा पैसा ये कुरकुरे, हल्दीराम और फलाने राम बना करके जो है मोटा कंपनियां बने हुए हैं, किसानों को कितना मिलता है? किसानों से औने पौने दाम पे जो है चीज़ें खरीदी जाती हैं। ये बहुत कड़वी सच्चाई हमारे देश की। हमारे देश में किसान जो है फसलों को उत्पादित करता है, जब बेचने जाओ तो जो वो गवर्नमेंट की जो क्या उसको कहते हैं गोदाम को, FCI के जो गोदाम होते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, वहाँ पे चले जाओ तो हमारा फसल ही नहीं लिया जाता है। पता चला साहब आज सो रहे हैं, साहब आज आए नहीं है, साहब कल वहाँ पे गए हैं। फिर हड़के जो है किसान वो किसी प्राइवेट के पास बेच देता है औने पौने दाम पे, और वो प्राइवेट वाला कंपनी को बेच देता है खूब महंगे दाम पे, ठीक है। प्रॉफिट अच्छा कमाता है, अल्टीमेटली जो मरता है जाकर वो भारत का किसान मरता है। दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ अवर इंडिया। सवाल ये है कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती है? गवर्नमेंट तो बहुत कुछ करती है, जैसे आप कहोगे कि MSP पे जो है, लेकिन उसका फायदा कितने लोगों को मिल पाता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस का फायदा कितने लोगों को मिल जाता है? हमें जरा बता दो। सिर्फ गिने चुने लोग हैं जो एक रीजन के हैं, ठीक है, वो आपको भी पता होगा, हमें भी पता है, उनको भी मिल पाता है। तो जब इस देश में इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है, जहाँ पे किसान का पैसा ऐसे जा रहा है, वो पैसा प्रोड्यूस कर रहा है, उसको उतना रेट नहीं मिल पा रहा है, तो हमारे देश की सोचिए आप, जरा इमेजिन करके देखिए कि हमारे देश की अप्रॉक्स शायद जो है आधे से भी ज़्यादा जनसंख्या जो है
एग्रीकल्चर पर निर्भर है। और आप अगर इस जनसंख्या को जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं करवा पा रहे हो तो इस शर्म की बात है। आप सिर्फ 2,000 रुपये डाल करके जो है इसको नहीं करवा सकते हो, ठीक है। उससे क्या होगा, वो तो उसको दुनिया प्रकार की एक्टिविटी में यूज़ किया जाता है, कृषि में तो शायद यूज नहीं होता है, ठीक है। तो इससे सिर्फ काम नहीं चलने वाला, हमें एक वाइडर रिफॉर्म करने पड़ेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि सरकार ने कुछ किया नहीं, बहुत सारे काम भी किए हैं, लेकिन वो हकीकत में कहाँ उतरते हैं जा करके। आप देखिए ना, सरकार डेली जो है तमाम प्रकार की योजनाएं लॉन्च करती है, ठीक है, अच्छे अच्छे योजना है। जैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ गवर्नमेंट काम नहीं करती है, जो बीच का जो ब्यूरोक्रेसी है, जो अफसरशाही है, ये गंगा ऊपर से निकलती है और बीच में साफ हो जाती है। समझदार को इशारा काफ़ी है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि ऐसे देश बढ़ेगा नहीं। आप अगर एक कम्युनिटी को 50% हमारे देश का ज़्यादा किसान है, उसको अगर आप जो है पैसा कितना वो कमा पाता है, कितना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, शायद जो है 24 से 25% है। इतना कम कंट्रीब्यूशन और इतनी ज़्यादा वर्क फोर्स लगी हुई है, और इसको अगर हम कहीं और काम में लगा देते तो शायद कोऑपरेटिव काम, हमारी जीडीपी कंट्रीब्यूट होती है, हमारा देश तरक्की करता, ग्रो करता। इसीलिए तो हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा है, जब इतनी बड़ी एक जनसंख्या जो है। अच्छा, इनको फिर क्यों, मतलब क्या सरकार ये चाहती है कि कभी तरक्की ना करें? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, सरकार बिल्कुल चाहती है। चाहना और इम्प्लीमेंट करवाना दोनों में फ़र्क होता है। आप पहले पॉइंट समझिए दोनों की बातों का, बहस का। हम चाहते तो सब है कि सब बढ़िया हो जाए, सब चंगा सी हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं फिर हमारी इच्छा ये भी रहती है कि अच्छा हाँ, एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, उसकी कंपनी है, वो हमें जो है अगले चंदे का डंडे का मॉडल से जो है पैसा देगा जा करके, तो फिर हमें जो है वोटिंग भी, ठीक है। और अगर कहीं किसानों के पास पैसा ज़्यादा आ गया तो पावरफुल ही हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये जो है हो सकता है लाल किले पे जो है उखाड़ दें आकर के, ये भी एक डर रहता है, ठीक है। तो इनको इसे बना के रखो, ठीक है। जितना अनपढ़ रहेंगे, जितना पैसा कम रहेगा, तो ये लोग कभी ऊपर ही नहीं आ पाएंगे। जब ऊपर नहीं आ पाएंगे तो अनपढ़ रहेंगे, इनके बच्चे अनपढ़ रहेंगे, और फिर यही आगे चल के अनपढ़ वोट बैंक हमारे लिए काम करेगी, अंधभक्ति करेगी। दिस इज द होल सिनेरियो ऑफ डेमोक्रेसी। यही डेमोक्रेसी, यही लोकतंत्र है, समझ रहे हो, यही चीज़ है। आगे बात करो, डिग्री ऑफ मैकेनाइजेशन। किसी एग्रीकल्चर रीजन को अगर वर्ल्ड में आपको डिक्लेयर करना है तो पहले ये भी देखना पड़ेगा कि वहाँ पे जो है कितना मैकेनाइजेशन है। मैकेनाइजेशन का मतलब ये होता है मशीनीकरण, शुद्ध भाषा समझ लो। डॉक्टर अंबेडकर जो है मशीनीकरण के पक्ष में थे, और गांधी जो है मशीनीकरण के विपक्ष में थे, क्योंकि उनका मानना था कि भारत जो है, जैसा कि वो जो है आपको पता है कि सूती वस्त्र, इंडिया के इंडियनाइजेशन को तरजीह देते थे गांधी जी, और अम्बेडकर कहते थे और नेहरू कहते थे कि जो है मॉडर्नाइजेशन, मैकेनाइजेशन जो है होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप बताओ, कमेंट करके बताओ। होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, आपका सवाल है, अच्छे सोच के बताओ। फार्म ऑर्गेनाइजेशन एंड एसोसिएटेड एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर। हम ये भी देखते हैं, पांचवा जो पॉइंट है वो ये है कि फार्म का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है और स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे हमारे देश में आज देख लो क्या है, हर किसान के पास बहुत छोटे छोटे प्लांट हैं, कैसे, फार्म हाउस देख लो। हमारे देश में जो है एक किसी व्यक्ति के पास बहुत बड़ा ज़्यादा मतलब जो है एग्रीकल्चर मतलब जो है फार्म लैंड है। आप देखिए ना कितना इनइक्वालिटी हमारे देश में। अब आप कहोगे तुम्हें जलन हो रही है, उनके पास है तो तुम्हें कहा कि जलन, उनने मेहनत पैसे से, कोई मेहनत पैसा नहीं, पहले समझ लो, दिन समझ लो हमारी बात। एक्सप्लॉयटेशन कर करके भूल गए वो पिक्चरों वाला कहानी, वही प्रथा है। उनकी पुरानी पुस्तें रही थी, उन्होंने इसे जो है लोन कर्जा बांट बांट करके जो है कब्जे आया है, ठीक है। एग्रीकल्चर करता कौन उस पर है, करते तो किसान ही है, फायदा किसको मिलता है, उनको मिलता है। हमारे देश में एग्रीकल्चर में कोई टैक्स नहीं लिया जाता है, कोई नहीं लिया जाता है। तो जिनके बड़े बड़े फार्म लैंड है वो फ़ायदा उठाते हैं, जिनके छोटे छोटे हैं उनको जो है कुछ मिल ही नहीं पाता है। सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए एक लिमिट लगा देनी चाहिए कि इतनी सेलिंग लिमिट है, इससे ज़्यादा तुम कृषि नहीं करोगे। आप कहोगे सर ये कैसी बैकी बैकी बातें कर रहे हो, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, क्योंकि ज्योग्राफी जो हमारी देश है वो लिमिटेड है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो हमें ये काम करना पड़ेगा। अगर हाँ पूरा लंबा बड़ा सा एरिया होता तो चलो हम दे देते कि चलो भैया अपना अपना बांट लो जा करके। जब हमारा देश लिमिटेड है, अब आप लैंड को बहुत हल्के में ले रहे हो। हमारा देश बनता किससे, लैंडेज तो बनता है, भूमि तो बनता है। और भूमि जब आप एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को दे देते हो तो इसका मतलब आपने देश बेच दिया। हमारी बात को समझिए, समझ रहे हो।
इसलिए देश चूंकि डेमोक्रेटिक है, देश चूंकि लोकतांत्रिक है, देश जो है जनता के द्वारा चलता है, तो बाई द पीपल फॉर द पीपल। और हालांकि अगर करंट में देखोगे तो ऐसा उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि एक सीलिंग लिमिट लगा देनी चाहिए गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रिक्टली, और इस प्रकार से जो है एक सर्वे करना चाहिए ताकि हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ मिल सके। आप कहोगे सर ऐसा क्या कह रहे हो, देखो मैं जो भी बोल रहा हूँ बहुत होश आवाज़ में बोल रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न ये है कि जब आप किसी को एग्रीकल्चर दे दोगे तो उसके पास एक ताकत आती है, ठीक है। एक जब भूमि उसके पास होती है तो उसको एक रहता है कि हाँ हमारी भूमि है, ठीक है, ज़मीन है। उससे क्या होता है, उसको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आती है। महिलाओं का ले लो, आज महिलाएं आज़ाद क्यों नहीं हैं? मेन चीज़ उनके पास में हमने दी नहीं, क्या? पैसा, पावर, पैट्रियार्कल संपत्ति दी नहीं हमने उनको। अगर किसी व्यक्ति को आपको ऊपर उठाना है, पावर दे दो उसके हाथों में, पैसा दे दो। पैसा बिना दिए तुम बस चों चों बोल सकते हो, कर कुछ नहीं पाओगे, ठीक है। तो मेन पॉइंट यही है, बाकी तुम जितनी बातें बना लो, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ और बहुत ऑथेंटिकेट बोल, हालांकि सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हुए हैं, जैसे राशन कार्ड में जो है आपने देखा कि महिलाओं को ही दिया, महिलाओं के नाम ही। पीएम उज्ज्वला जो स्कीम है उसमें महिलाओं के नाम ही। कॉलोनी वगैरह जो अगर आपने सुना हो, ठीक है, जैसे मिलती हैं गांव वगैरह में या शहरों में शायद प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह, तो वो भी महिलाओं को ही चाबी थमाई जा रही है। तो इसी की ओर एक कदम है। साथ ही में आपने शायद जो है अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सुना हो कि जो संपत्ति में अधिकार जो है महिलाओं को मिलना चाहिए, तो वो इसी ओर जो है कहीं ना कहीं उठाया गया कदम है। तो ये सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रही है इस ओर, अगर आप देखोगे। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं बनेगा, हमें शिक्षा के क्षेत्र में भी परिवर्तन करने पड़ेंगे। हमें उनको बताना पड़ेगा उनके अधिकारों के बारे में। कहीं वो तो पता ही नहीं है, कहीं तो भड़का दे रहे हैं, कहीं तो पता चलो इमोशनल कर दे रहे हैं कि जो अच्छी देवियाँ, अच्छी जो है देवी देवता होते हैं, वो कभी अपनी प्रॉपर्टी में हाथ नहीं मांगेंगे। ये पता कौन बोल रहा है? ये वही संत जन, बाबा जन। मैं उनको नहीं कहता हूँ, ठीक है, वो एक प्रकार के कथावाचक हैं, मैं उनको सिंपल से इतना ही बोलता हूँ, ठीक है। वो ऐसे हो ही नहीं सकते हैं जो इस प्रकार की बातें करते हैं, वो भावनाओं में भड़काते हैं। ना ना ना, प्रॉपर्टी ना साझा करना है, समझ रहे हो? अच्छे व्यक्ति ऐसा नहीं करते हैं। वो देख रहे हो, वो वही पैट्रियार्कल संपत्ति, जो पैट्रियार्कल सोच है, जो पितृ सत्तात्मक व्यवस्था, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर एक कोई कथावाचक मैं सुन रहा था, इसे बता रहा था कि तुम्हें चाहे बेटा मारा जाए, चाहे कूटा जाए, कुछ भी किया जाए, अच्छा व्यक्ति वही है जो है एकदम शांति से सुन ले। समझ रहे हो मेरी बात को? ये सब जो है पितृ सत्तात्मक सोच है, और जब तक ऐसे जो है लोग समाज में रहेंगे, इस देश में, सोसाइटी में कभी उद्धार नहीं होने वाला है। फिर क्या करना पड़ेगा महिलाओं को? फतवा खुद ही जारी करो, ठीक है। तुम्हारे लिए कोई कल्कि का अवतार नहीं होगा। हमारे देश में एक समस्या बहुत बड़ी है, कोई सब चाहते हैं कि भगत सिंह हमारे देश में पैदा हो, लेकिन पड़ोसी घर में पैदा हो, ठीक है, हमारे घर पर नहीं पैदा होना चाहिए। तो बस वही समस्या है, ठीक है। तो लड़ाई तुम्हारी है, तुम लड़ो, बाकी इधर तो बढ़िया चला ही रहा है। आगे बात करो। तो एग्रीकल्चर रीजन आपने सोचा कि 5 पॉइंट हैं, ठीक है, 5 पॉइंट हैं जब आप एग्रीकल्चर रीजन को डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। आगे बात कीजिए। तो बिटले ने जो इसको क्लासीफाई किया था, आपको मैंने बता दिया, ठीक है। ये 5 रीजन के 5 जो है पॉइंट के आधार पे हम एग्रीकल्चर रीजन को डिक्लेयर करते हैं कि भैया एग्रीकल्चर के रीजन है। अच्छा सर, आगे बात करो। नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग क्या होती है? ये दरअसल पैस्टोरलिज्म से आती है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हम उतना ही फसल उत्पादन करते हैं। जैसे आज भी हमारे देश देखोगे तो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कम्युनिटी है। कैसे? हम उतना ही उत्पादन करते हैं जितना हम खा पाते हैं। नुकसान इसका क्या है? अरे अच्छी बात है, जब जो है जितना उत्पादन करते हो तो हम खा लेते हैं। दिक्कत तुम्हें क्या है? दिक्कत तो बेटा यही तो है, दिक्कत ये है कि जब तुम उतना उत्पादन करो जितना खा पाओगे, तो तुम फिर जो है कभी इससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेरी बात समझ रहे हो? ये बिल्कुल वही बात है जैसे नौकरी होती है, तुम वहीं फंसे रहोगे उसी चक्कर में, जिंदगी को इससे ऊपर नहीं उठ पाओगे। और यही तो चाहते हैं तुम यहीं फंसे रहो, तुम्हें एक बिंधा दिया जाता है, समझ रहे? इसलिए याद रखो कि सब्सिस्टेंस में नहीं रहना है, सरप्लस में आना है। सरप्लस मतलब कुछ और भी एक्स्ट्रा होना चाहिए। एक कहावत भी सुनी होगी तुमने, पैर उतने फैलाओ जितनी चादर हो। इसका उल्टा करो, जितने पैरों उतनी लंबी चादर करो। इसको कहते हैं अच्छी सोच। और दूसरी वाली सोच किस लिए बनाई गई है? गिरे हुए लोगों के लिए, ठीक है। आगे बात करो। तो नोमैडिक हर्डिंग जो है, आपको पता है कि पास्टोरलिज्म मतलब चरवाओं वाली, कि भैया जितना कमाओ नहीं, जितना जो है जितना मतलब जो है पैदा करो, जितना खाना है, ज़्यादा चक्कर में ना पड़ो, ठीक है, ज़्यादा बवाल में नहीं पड़ना है। मैं सरप्लस की जब बात कर रहा हूँ तो मैं बात इसकी भी नहीं कर रहा हूँ कि आप तुम लपेट के दल लो, पता चलो एकदम कोठा भर भर के तुमने रखे हुए हैं। मैं इसकी भी बात नहीं कर रहा हूँ, अपरिग्रह भी फॉलो करना है।
क्योंकि जितना तुम इकट्ठा करोगे उतनी ज़्यादा तुम्हारे अंदर भूख पड़ेगी और ज़िंदगी में कभी इकट्ठा कर नहीं पाओगे। मतलब थोड़ा बहुत होना चाहिए, थोड़ा काम कहते हैं बोरा भर के करो, ठीक है। क्यों नहीं किसान हमारा कर सकता है? किसान की दशा क्यों जो है इसे दिखाई जाती है कि जो है हमेशा गरीब टाइप का एकदम दिखाया जाएगा? अमेरिका के किसान की देख लो फोटो तरह तो तुम, लगता है कि किसान है, हैं? ये सेट कर रखा है, तुम्हारे दिमाग में घुसेर रखा है कि किसान का मतलब होगा कोई गरीब गरीब गाँव का। समझ रही है? थोड़ा सा सही करना पड़ेगा इस इमेज को, ठीक है। अब ऐसे इमेज नहीं होगी एक दो दिन में सही। वर्ड का सही उपयोग कीजिए और ढंग के आदमी को लाइए, आगे बात कीजिए। तो नोमैडिक जो हर्डर्स हैं, ठीक है, वो एनिमल पे डिपेंड होते हैं। आपको पता है कि चरवाहे वगैरह जो होते हैं, आप कश्मीर तरफ चले जाइए, ठीक है, तो जो है क्या मैं बोल रहा था, कश्मीर तरफ चले जाइए, ठीक है, तो कई ट्रांस ह्यूमन्स जो मतलब जो वहाँ पे लोग रहते हैं, ट्राइबल वगैरह रहते हैं, ठीक है, तो चरवाहों का काम करते रहते हैं। कभी पहाड़ियों पे चले जाते हैं, कभी नीचे चले जाते हैं। उत्तराखंड तरफ जो है, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर तरफ जो है चरवाहे रहते हैं, ठीक है। अब मैं जब वहाँ की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि और कहीं नहीं रहते हैं, मतलब वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। चरवाहों का रोल भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि चरवाहे बेकार हैं, चरवाहे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 1999 का जब कारगिल वार देखते हो तो उसमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन किसने दी थी? उन्हीं चरवाहों ने दी थी, समझ रहे हो? तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन साथ ही में ये भी समझ की बात होती है कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि टेररिस्ट ग्रुप जो है उसके साथ मिल जाए करके। तो हर चीज़ के जो है दो पहलू होते हैं, और मूर्ख होता है जो सिर्फ एक पहलू को देखता है। अब देखिए, ये समझा मेरी बात? तो सीप जैसे भेड़ को पाल लिया, बकरी पाल ली, कैमल पाल लिया, हॉर्स पाल लिया, रेंडियर पाल लिए, ठीक है, तो ये पाल लेते हैं, बढ़िया जो है चराते रहते हैं, खाने पीते हैं, मस्त ज़िंदगी रहते हैं। और इनके स्टे का जो ड्यूरेशन है वो जो है एक जगह पे होता है। अब मूवमेंट भी जो है वो करते रहते हैं। जैसे पानी जहाँ पे मिला वहाँ पे मूवमेंट कर गया, जहाँ पे जो है चराने के लिए जगह मिल गई तो वहाँ पे चले गए, या पानी जहाँ पे मिल गया तो एक जगह पे जो है मुश्किल से जो है, ठीक है, वो मूवमेंट करते रहते हैं, एक जगह पे नहीं रहते हैं चरवाहा वगैरह, ठीक है। जब मैं चरवाहा कह रहा हूँ पेस्टलिज्म, ठीक है। एट प्रेजेंट बात की जाए तो नोमैडिक हर्डिंग आपको कहाँ मिलती है? नोमैडिक हर्डिंग अब वो जगह देख लो जहाँ पे नोमैडिक हर्डिंग आज भी चलती है। जैसे सहारा अफ्रीका, यहाँ पे कुछ देश हैं, देखो, जिनको कालांचर भैंस बराबर है, जिनको कोई देश का आंकड़ा नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने पूरे विश्व को पढ़ा के रखा है, ठीक है, वर्ल्ड मैप को पढ़ा के रखा है। आप जो है उसके लेक्चर देख लो जाकर, तब तुम्हारे पल्ले पड़ेगी। आज 43 लेक्चर है, इससे पिछले के लेक्चर देख लो, तब तो समझ में आएगा। सारा अफ्रीका में कुछ देश हैं जहाँ पे नोमैडिक हर्डिंग आज भी चलती है। जैसे मॉरिटानिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान, लीबिया, अल्जीरिया, ठीक है। ये जो देश हैं यहाँ पे नोमैडिक हर्डिंग आज भी है। अच्छा सर, आगे बात करो। साउथ वेस्ट और सेंट्रल पार्ट जो एशिया के हैं, मैंने क्या बताया? साउथ वेस्ट और सेंट्रल पार्ट जो एशिया के हैं, एशिया के कौन से कंट्री? ईरान, इराक, जॉर्डन। अच्छा, जॉर्डन से एक बात याद आई, हमारे देश में बुर्का पहनने वाली तुमने प्रथा देखी होगी, ठीक है। कर्नाटक हाईकोर्ट में शायद 2 से 3 साल पहले एक मामला गया था, ठीक है। जॉर्डन में दोस्तों असली जो है, जो मुसलमान लोग हैं, ठीक है, जो ओरिजिनल वाले हैं वो रहते हैं, और वो बुर्का का कुछ नहीं पहनते हैं, ठीक है। और हमारे देश का आदमी इसी में। तो नोमैडिक हर्डिंग वाले जो देश हैं, मैंने आपको पहले बताया कि ईरान, इराक, जॉर्डन, कुवैत, कजाकिस्तान, किर्गिजिया, ओमान, सऊदी अरेबिया, सीरिया, तुर्कमेनिस्तान, यमन, ये सब देशों में जो है नोमैडिक हर्डिंग ही होती है, ठीक है। इसे लोग मिलते हैं। फिर आपको कुछ नॉर्थन पार्ट जो यूरोप के हैं, एशिया के हैं, जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रसिया, यहाँ पे भी जो आपको मिल जाएगा नोमैडिक हर्डिंग। फिर कुछ सब आर्कटिक रीजन है। सब आर्कटिक का मतलब होता है जो आर्कटिक रीजन है उसके निचले वाला हिस्सा, उसको हम सब आर्कटिक कहते हैं। वहाँ पे भी कुछ लोग हैं जैसे, ठीक है, तो वहाँ पे भी जो है इस प्रकार की लोग कार्य में लगे रहते हैं। जैसे वो लोग क्या करते हैं, जैसे वहाँ पे कुछ लोग हैं जैसे सामी, ठीक है, इनुइट, ये वहाँ के लोग हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, रेंडियर ऐसे दिखते हैं, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा फोटो में, ये होते हैं रेंडियर, ये देख रहे हो, ये रेंडियर है, ठीक है। तो ये लोग करते हैं फिशिंग करते हैं, सब आर्कटिक की बात कर रहा हूँ। फिशिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं। देखो ठंडे में रह रहे हो, देखो एक बात समझो, हमारी क्लाइमेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके खाने में। कैसे? अगर तुम्हें ज्योग्राफी का ज्ञान नहीं है तो तुम समझ ही नहीं पाओगे। अब जैसे भारत जैसे देश में शाकाहारी की बात आप तभी कर पाते हो क्योंकि तुम जो है इस प्रकार के क्लाइमेट में रहते हो। अब तुम अगर यूरोप में रहो, अमेरिका में रहो और चिलचिलाती तुम्हें एकदम कड़क वाली ठंडी लगे, और वहाँ पे सब्जी जो है, हम ये नहीं करें नहीं होती है, इंपोर्ट होती है, थोड़ी सी महंगी होती है, सस्ता वहाँ पे मटेरियल वही है, मांस मछली, ठीक है, और तुम्हारे पैसे ना हो,
तो फिर तुम्हारा धर्म नहीं बीच में आएगा। समझ रहे हो, ये सच्चाई है। यानी कि तुम क्लाइमेट की बड़ी बड़ी बातें सिर्फ भारत में बैठ के कर सकते हो। मतलब जो शाकाहारी और मांसाहारी की डिबेट, सोचो तुम्हारे पास, तुम अमेरिका पहुंच जाओ, चिल्ड एकदम, ऊपर आर्कटिक वाले में तुम्हें छोड़ दिया जाए, खाने खाई नहीं, सब्जी आई नहीं, सस्ता अवेलेबल है, 5 रुपये 10 किलो मांस, खाओगे कि नहीं खाओगे? मरने की तुम्हारी दशा आ रही है, आप बताओ क्या करोगे? अब यहाँ पे हो सकता है तुम हीरोपंती में बात मारा जरूर दो, ठीक है, लेकिन करने और कराने में तो फर्क होता है, ठीक है। तो हम तुम्हें बताना ये चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे वेस्ट बंगाल तरफ जो है मछली क्यों ब्राह्मण खाते हैं, उसके पीछे रीज़न ये है कि वहाँ पे दरअसल समुद्री इलाका है, ठीक है। समुद्र में सीधी सी बात है क्या मिलेगा, मछली मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए जो वहाँ पे लोग मछली खा लेते हैं। अब साउथ इंडिया में चले जाओ तो इडली, डोसा, सांभर, इडुप्पम, ठीक है। तो ये सब क्यों चलता है, उसके पीछे रीज़न यही है कि साउथ में क्या होता है कि समुंदर है, और समुंदर जहाँ पे होगा वहाँ मॉइस्चर होगा, जो मॉइस्चर होगा तो जो बैक्टीरिया होते हैं, अरे भैया आटा को वो सड़ा कर बनाते हैं ना, वो इडली जो भी बनाते हैं, वहीं पे हो सकता है, वहीं पे उस प्रकार के जो है ईस्ट टाइप के जो है पाए जा सकते हैं। दैट्स वाई जो खाना है साउथ का वो वैसे ही है, समझ रहे हो, ये चीज़ होती है। तो हर जगह की, जैसे नॉर्थ इंडिया में देख लो, नॉर्थ इंडिया में आपको रोटी मिलती है, सुबह शाम को भी रोटी मिलती है। अब बंगाल चले जाओ रोटी नहीं मिलेगी, चावल मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। साउथ में चले जाओ, साउथ में भी जो है चावल ही मिलता है मोस्टली, ठीक है, राइस ही मिलेगा, राइस के बगैर काम ही नहीं बनता है, सुबह राइस शाम राइस, बस यही चलता है। हम कहना ये चाह रहे हैं कि क्लाइमेट डिटरमाइन करता है कि आपकी खाने के चीज़ें क्या होंगी, क्लाइमेट डिटरमाइन करता है कि आपके कपड़े क्या होंगे, समझ रहे हो, ये चीज़ है। और जो बिल्डिंग का आर्किटेक्चर होता है ना, वो भी आपका क्लाइमेट डिटरमाइन करता है। आप उत्तर भारत के आप बिल्डिंग देख लो कैसे होते हैं, एकदम चौकोर जो है आपको 4 कोने की मिलेगी छत। आप चले जाओ पहाड़ों पे, वहाँ देखो बिल्डिंग कैसी है, लकड़ी के मकान बनाए जाते हैं, क्यों? भरोसा नहीं है ना कब ढह जाए। अब बंगाल चले जाओ, वहाँ पे छतों को देखिए, अब छतों को पहले देखिए, छत कैसी है, तिकोनी तिकोनी सी है, ऐसी जो है एकदम बनाई गई है, क्यों? भैया पानी बरसेगा, वेस्ट बंगाल है, ठीक है, समुंदर पास ही में है, और मैंने आपको बताया कि जहाँ समुंदर होगा पानी बरसेगा, अक्सर बरसेगा। मुंबई देख लो, तो क्या होगा कि वहाँ पे छतें हमें इसी बनानी पड़ेंगी ताकि पानी फटाक से निकल करके नीचे बह जाए। हम आपको बताना ही चाह रहे हैं कि हर चीज़ के पीछे कारण होता है, क्वेश्चन लगाना सीखो, और ये कल अगर तुम्हारे पास है तो तुम समझ जाओगे, बाकी रट्टा लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो। आगे बात करो तो जो ट्रू नोमैडिज्म है वो दोस्तों जो है आज पॉलिटिकल बाउंड्री के कारण बस जो है डिक्लाइन कर रहा है। जैसे आप देखते हो कि हमारे भारत तरफ जो है, भारत के नॉर्थ में कश्मीर तरफ जो है नोमैडिक जो लोग होते हैं उनको जो है अक्सर कुछ ना कुछ बोलता जाता है कि तुम जो है कहीं उधर तो नहीं मिले हुए हो पाकिस्तान तरफ से, तो पॉलिटिकल बाउंड्री के कारण इन पर थोड़ा शक भी रहता है, तो नोमैडिक लोग जो है उधर जा ही नहीं पाते हैं, मतलब थोड़ा डरते रहते हैं, ऐसा ना हो कल को हमें जो है कुछ डिक्लेयर कर दिया जाए। और मॉडर्न इकोनॉमिक चेंज भी हैं, ठीक है, जैसे जो है कई प्रोजेक्ट चलते रहते हैं जंगल काटने के, कुछ भी चलने के, तो फिर उनका बचे ही नहीं है कुछ भी, समझ रहे हो। तो डेवलपमेंट के नाम पे डेवलपमेंट विकास, ठीक है, विकास ही चलता रहता है उनका, और विकास में तुम्हें कुछ नहीं मिलता है, समझ रहे हो, किसको मिलता है तुम्हें पता है। तो ये चीज़ है कि इस प्रकार की जो पॉलिटिक्स है, ठीक है, तो वो जो है नोमैडिक हर्डिंग आज डिक्लाइन कर रही है। आप देख लीजिए कितना नोमैडिक हर्डिंग होता है, हमें तो नहीं दिखता कहीं पे जो है कोई चरवा रहा हो या चरवा टाइप का हो, सब खत्म हो चुका है, ठीक है, ना तो जो है आज उनके जानवरों की ज़रूरत बची है और ना ही कुछ बचा हुआ है। अगली जो है लाइव स्टॉक रैंचिंग है। ये लाइव स्टॉक रैंचिंग क्या होती है? ये उस जगह पे होती है जहाँ पे एकदम अच्छी जो है लग्जरियस घास उगती है, एकदम बढ़िया घास। आप कहोगे सर बढ़िया घास कैसी होती है? बढ़िया घास होती है, ठीक है, ये अच्छा घास होती कहाँ है? तो हमने देखो, अगर तुम्हारे पिछले लेक्चर देख के आए हो तो हमने तुम्हें सब बता रखा है कि घासें कहाँ कहाँ होती हैं, कैसी कैसी होती हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि टेम्परेट और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है पाए जाते हैं, जैसे स्टेपी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? यूरेशिया में, स्टेपी, रसिया, यूक्रेन, यूरेशिया, यूरोप, एशिया, ठीक है, स्टेपी घास के मैदान। प्रेरी कहाँ पाए जाते हैं? प्रेरी पाए जाते हैं नॉर्थ अमेरिका में। पंपास कहाँ मिलता है? तो अर्जेंटीना और उरुग्वे में। वेल्ड कहाँ मिलते हैं? साउथ अफ्रीका में। डाउन, ये डाउन है, डॉन नहीं है, डाउन, तो डाउन मिलता है आपको ऑस्ट्रेलिया में। सवाना सूडान में। लनानो वेनेजुएला, जहाँ से मादुरो को उठा लिया गया। कैंपोस
ब्राज़ील और पराग्वे में। तो ये सब घास के मैदान है, ठीक है। और ये सब घास के मैदान है जहाँ पे जो है लोग इन्हीं घासों के मैदानों पे जो है डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पे जो कमर्शियल ग्रेजिंग की जाती है, चरवाई जाती है, चराते हैं लोग आकर के। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, देखिए कितना घास का मैदान फैला हुआ है। तो प्रेरी ग्रासलैंड की अगर बात की जाए तो प्रेरी कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में है। वहाँ पे जो है कम से कम 1000 एकड़ में फैला हुआ मैदान है। सोचिए कितना बड़ा मैदान होगा, घास के मैदान। तो वहाँ पर रैंचिंग होती है, ठीक है। अच्छा, सवाल ये है कि फिर क्वेश्चन लगाओ कि रैंचिंग काहे होती होगी? मतलब काहे की चुल्ल मची हुई है कि जानवर को चराना है? मतलब इतने पढ़े लिखे लोग हैं इतने, ठीक है, तो ये रैंचिंग काहे कर रहे हैं? मतलब काहे की चुल्ल मची हुई है हैं? मतलब में रैंचिंग कर रहे हैं, 1000 एकड़ में जो है इतनी जगह छोड़ दी है रैंचिंग करने के लिए, जानवरों को चराने के लिए। जानवर किस लिए ज़रूरत पड़ रहे हैं? पुरानी कहानी को याद करो, ठंडा इलाका है, मार के खाना है, इसीलिए जो है बकरे को हलाल करना है, यही कारण है। समझ रहे हो? हाँ। अब जैसे जापान ले लो, तो जापान के पास ये सब लफड़ा नहीं है। और जापान वो जरा ऐसा देश है, ओंजू, होकाइडो और यही सब 4 आइलैंड में विभक्त है। तो वो क्या करता है, वो मछली पे डिपेंडेंट रहता है। तो मछली के लिए वो कहीं इधर चला निकल आता है, ठीक है, कहीं कहीं चला जाता है। तो जापान का पूरा मछली पे, पूरा फिश कल्चर, एक्वा कल्चर, ठीक है। तो जापान का भी एक जलवा रहा है एक समय पे, हालांकि अब तो जो है मार खा चुका है बढ़िया से। तो रैंचिंग जो है वो वहाँ पे इसलिए की जाती है ताकि बीफ मिल सके कैटल का, ठीक है, भेड़ बकरियों जो है उनसे जो है मांस अंश मिल सके, ठीक है। और कमर्शियल मीट वहाँ पे प्रोडक्शन। अच्छा, एक बात हम तुम्हें बता दें, एक बहुत बड़ी हिपोक्रेसी तुम्हें बता दें, तुम्हें शायद नहीं पता होगी। भारत पता मीट के उत्पादन में कितना नंबर पे आता है? मीट के उत्पादन में शायद जहाँ तक जो है 4थे नंबर पे आता है। एक सेकंड, इंडिया में जो है मीट में, हाँ बिल्कुल सही मैंने बोला कि इंडिया में जो है जो मीट की प्रोडक्शन है वो भारत की लगभग 4th रैंक है, ठीक है। और आप कहोगे सर बता क्या रहे हो? हम इसलिए बता रहे हैं तुम्हें, आप अपने देश में प्रोपेगेंडा देखते होगे, हिंदू कल्चर, हिंदू संस्कृति, ये कर लो वो कर लो। अब मीट में हमारी रैंक कितनी है? ये कहाँ की हिपोक्रेसी है? हैं? आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, हम गौ माता को राष्ट्रीय वो बना देंगे, ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमका कर देंगे। सिर्फ तुम्हारा पॉलिटिक्स के नाम पे काटा जाता है। समझ रहे हो? रैंक देखी मीट में भारत की, अग्रणी हैं हम लोग मीट में, कसाई खाने में। अब बात हम बड़ी बड़ी जोड़ते हैं। अभी तुमने बंगाल का वीडियो देखा होगा, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के व्यक्ति जो हिंदुत्व कल्चर की बातें करते हैं वहां पे मछली खाते हुए देखेगा, वीडियो उनका वायरल हुआ। तो हम तुम्हें क्या बता रहे हैं? कार्ल मार्क्स ने एकदम सही कहा था, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। धर्म जो है वो ओपियम है। ओपियम मतलब वो क्या होता है? नशा करने वाला, क्या कहते हैं उसको, ओपियम को, ठीक है। तो वही है नशा करने वाला। धर्म जो है जनता के लिए, उसी का नशा कराया जाता है। याद रखिएगा, धर्म जो है जनता के लिए नशा है, इलीट क्लासों के लिए नहीं है, राजा के लिए नशा नहीं है। राजा इसका उपयोग करता है, समझ रहे हो? इसका उपयोग करता है। और जिन लोगों को ये बात पता है वो समझ जाते हैं, और जो नहीं पता है लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। समझ रहे हो? कोई हाथ की लकीर देख के खुश हो रहा है ठीक है। तो ये चीज़ है, हम जो बता रहे हैं एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं, ठीक है। मानो चाहे ना मानो, सच्चाई यही है। बाकी वो पार्लियामेंट में बैठ कर जो है बढ़िया से चाय पीते हैं दोनों लोग, और तुम यहाँ पे मरते जाओ, ठीक है। ये 545 लोग हैं ना, तुम्हारी खोपड़ी पर राज करते हैं, और जो ये कला का सीख गया वो सब समझ गया। कोई बात तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है टिपोलॉजी का और नोमैडिक का, हार्डिंग का, ठीक है। तो नोमैडिक हार्डिंग जो है सब्जिस्टेंस बेस्ड होती है, खाओ पियो ऐश करो मौज करो। और रैंचिंग जो है वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए होती है। समझ रहे हो? दोनों में डिफरेंस यही है कि ये कमर्शियल के लिए होती है रैंचिंग, और वो जो है खाओ पियो ऐश करो वाली होती है। रैंचिंग जो है उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज होती है, ठीक है। आप कहोगे सर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उसमें क्या है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी, गए चरा के ले आए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी कहाँ से आ गई?
अरे तुम्हें यही तो नहीं पता है, हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किए करते हैं कि उसमें हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, ब्रीडिंग कराते हैं। ब्रीडिंग कैसे? हाइब्रिड मक्का सुने हो? वो क्या होती है? थोड़ा बहुत अगर साइंस का ज्ञान होगा तो बायोलॉजी में तुमने सुना होगा। बायोलॉजी में सुना होगा कि हर व्यक्ति का एक डीएनए होता है। हमारा एक डीएनए होगा, तुम्हारा एक डीएनए होगा, हमारा और तुम्हारा डीएनए मैच नहीं करेगा, ज़िंदगी में नहीं करेगा। कितना नहीं करेगा? 0.1%। इतना ही डीएनए जो है दोनों, हर इंसान के बीच में अलग अलग होता है। और फिर भी जो है हम बटे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कोई अपने आप को बहुत बड़ा बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। और डिफरेंस कितना है? 0.1% का। 99.9% हमारा डीएनए सेम होता है। कितनी बड़ी बात है अगर साइंटिफिक तरीके से आप देखोगे कि 99.9% हम सब सेम है। और किस लिए लड़ रहे हैं? 0.1% के लिए कि हम श्रेष्ठ हैं। क्या एकदम जकमार वाली बात कर दी है। तो सिर्फ जो है एक प्रकार का तरीका बनाया गया है, ठीक है। जो समझ गया तो समझ गया। ये साइंटिफिक एविडेंस के रूप में बात कर रहा हूँ। तो क्या होता है कि एक डीएनए को जब दूसरे डीएनए के साथ हम जब ब्रीडिंग कराते हैं तो एक प्रकार की एक नस्ल बनती है। जैसे आपने सुना होगा कभी कभी कि एक पौधा ऐसा बना जिसमें फल भी लगता है, फूल भी लगता है, ये भी लगता है, वो भी लगता है। ये सब कैसे हो जाता है? हम ब्रीडिंग करा देते हैं। अच्छा, मतलब ब्रीडिंग करा सकते हैं? बिल्कुल, आप जानवर की ब्रीडिंग करा सकते हो, पौधों की ब्रीडिंग करा सकते हो। सवाल ये है कि क्या हम इंसान की ब्रीडिंग करा सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। ये सरकार कर दिया, हमारे बीच में हो जाती। उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर हमने तुम्हारा करवा दिया, जैसे मान लो हम चाहें कि हमारी आंखें नीली हों, बाल जो है हम एक अलग प्रकार के बनाना चाहें, तो क्या सर हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। तुम अपने तरीके से डबल क्लोनिंग कर सकते हो, बना सकते हो, सब कर सकते हो। तुम जैसे चाहोगे वैसे तुम्हारे हाथ निकलेंगे, तुम जैसे चाहोगे वैसे तुम्हारी आंखें निकलेंगी, बाल निकलेंगे, सब निकलेगा। लेकिन तुम अपने चाहो तुम अपने जैसा एक व्यक्ति बना के खड़ा कर सकते हो। सब पॉसिबल है। कुछ नहीं करना है, तुम्हारा सोमैटिक सेल लेना है और उसको जो है ट्यूब में जाकर के उसको करवा देना है। तो ये सब होता कैसे? ये इसलिए जो है इंसानों के ऊपर अप्लीकेबल नहीं है क्योंकि अगर हमने इसे कर दिया तो ये ह्यूमन राइट का वायलेशन होगा और फिर जो है इंसान बचेगा नहीं, उस बन जाएगा सुपरमैन, शक्तिमान। और तुम्हें तो अच्छे से पता है कि शक्तिमान ही गंगाधर। यानी कि हम इसलिए जो है इंसानों के ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि ये जो है ह्यूमन राइट के खिलाफ है। तो ये सिर्फ पौधों के ऊपर किया जा सकता है, जानवरों के ऊपर किया जा सकता है, इंसानों के ऊपर नहीं किया जा सकता है। ये पूरी तरीके से इलीगल है। अगर ऐसा कोई करने का प्रयास करता है तो वो जो है लंका उसकी लगा दी जाएगी, इतना समझ लो, ठीक है। बात पल्ले पड़ गई, ठीक है। तो इसी में साइंटिफिक तरीका का यूज होता है। अच्छी अच्छी प्रकार की नस्लें ब्रीड बनाई जाती है। जैसे आपने सुना होगा कि हमारी भैंस जो है वो 200 लीटर दूध देती है। तो वो सब कहाँ से सुना है? वो ऐसे सुना है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं मतलब बता रहा हूँ कि इसी में यूज होता है, ब्रीडिंग कराई जाती है, ठीक है। और ट्रेडिशनल जो तरीके होते हैं उससे मॉडर्न तरीके, जैसे जानवरों के जो हम एक लगा देते हैं घड़ी टाइप की, तो उससे हम देखते रहते हैं कि जो है उसका पेट फुल हो गया नहीं हो गया। या मान लो जो है मिल्क प्रोडक्शन में जो है मशीनों का प्रयोग कर देते हैं। ये चीज़ें हैं। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे आ जाओ। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है कि इसमें जैसे कि नाम ही से आपको लग रहा होगा, याद करो मैंने आपको कब बताया था। ये चाकोलिथिक पीरियड में मैंने आपको बताया था स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। वहाँ पे मैंने आपको बताया था झूम कल्टीवेशन। इसके बहुत सारे नाम है पूरी दुनिया में। कहीं पे झूम कहते हैं, कहीं स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन कहते हैं, कहीं शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। ये सब इसके नाम है। इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है, ये अक्सर जो है यूजुअली, मैं अक्सर कह रहा हूँ, यूजुअली कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वहीं पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होती है। अब जिन्हें कालांचल भैंस बराबर यही नहीं पता ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं, तो मैं आपसे फिर करना चाहूँगा। ये 43 लेक्चर है, 43वां लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर देख के हो तो तुम्हारा सब क्लियर होगा। बीच क्लास में कूदा नहीं जाता है। तो ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट है वहीं पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, ठीक है। इसमें होता क्या है? इसमें जो लैंड होती है वो किसी कम्युनिटी को बिलोंग करती है। फार्मर जो है फसलों को ग्रो करते हैं और उसका कंजम्पशन करते हैं। ग्रो करो, खाओ, पियो, ऐश करो। प्रिमिटिव टूल्स यहाँ पे यूज होते हैं। हसिया नहीं, खोदने वाले जो स्टिक होते हैं, पुराने जो हथियार होते हैं उसका यूज किया जाता है। मशीनें ज़्यादा यूज नहीं होती हैं क्योंकि सब ट्राइब लोग ज़्यादातर करते हैं।
हसिया सिकल हो गया, हु हो गया, अरे किल वहाँ जो भी कहता हूँ, फावड़ा भी कहीं कहते हैं। देयर इज़ नो यूज ऑफ ड्रॉट एनिमल, यहाँ पे कोई ऐसे जानवर का यूज नहीं होता जो कैसा हो, ड्रॉट एनिमल हो, सूखा वाला एनिमल। ठीक है, तो कहाँ बात चल रही थी? हाँ, ये किसी प्रकार से जो रेगिस्तान वाले यानी कि जो सूखा प्रभावित जो जानवर होते हैं उनका प्रयोग नहीं करते हैं, हरे भरे जानवर का प्रयोग करते हैं। नो यूज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ये मैन्योर और फर्टिलाइजर का भी प्रयोग नहीं करते हैं, मतलब कोई भी बाहरी चीज़ें इसमें नहीं डाली जाती हैं, एकदम प्राकृतिक रूप से एकदम शुद्ध शाकाहारी बढ़िया। और सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन कैसे करते हैं? सवाल ये है कि जब ये मान लो कुछ डाल ही नहीं रहे हैं, ना मैन्योर डालना है ना फर्टिलाइजर डालना है, जैसे जब फसल पैदा होती है तो उसमें तो उसकी उर्वरता जो है, जो फर्टिलिटी है वो तो चली जाएगी, मेंटेन कैसे करेंगे? यही तो जादू है। क्या जादू है? जादू ये है कि ये क्या करते हैं, फसल पैदा हो गई, काट लिया, सब कर लिया, फसल को वहीं डाला रहता है, जैसे वो जो पत्ते वत्ते होते हैं वहीं पे पड़े रहते हैं, सड़ जाते हैं बहुत समय तक, ये दूसरी जगह चले जाते हैं, और जब वो वहाँ पे बढ़िया से कंपोस्ट होकर अंदर मिल जाते हैं फिर वहाँ पे चले जाते हैं, तो फिर कर लेते हैं। ये होता है इनका जादू, समझ रहे हो? ये लॉजिक है। मिक्स क्रॉपिंग करते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, मिक्स क्रॉपिंग, यानी कि फसलों को जो है काफ़ी फसलें उत्पादित करते हैं, एक कोई फसल पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। सेटलमेंट यहाँ की फिक्स होती हैं, ठीक है, लेकिन फील्ड जो होती है वो सिर्फ 2-3 साल ही जो है यूज़ की जाती है, फिर उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो सेटलमेंट यहाँ पे फिक्स होती है, ऐसा नहीं होता कि भागते रहते हो। रोटेशन साइकिल जो फील्ड का होता है वो 10 से 25 साल तक जो है वेरी करता है, रोटेट करता रहते हैं। इंटेंसिटी जो है एग्रीकल्चर की बहुत ही लो होती है, क्योंकि इसे तकनीक यूज़ कर रहे हो तो इंटेंसिटी कहाँ पे होगी, लो होगी। सीधी सी बात, आप एक जगह जा रहे हो फिर दूसरी जगह चले जा रहे हो, खाली पड़ी जगह है। While earlier system were relatively ecological balanced, shortening of fallow periods due to population pressure। अब देखो चूँकि यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है ये अब अनसस्टेनेबल हो चुका है, क्योंकि लोगों को ज़्यादा चीज़ें चाहिए, उतना पैदा कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। इसके पूरी दुनिया में अलग अलग नाम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन के। अगला है सीडेंटरी एग्रीकल्चर। कौन सा कल्टीवेशन? सीडेंटरी एग्रीकल्चर। ये जो है एक फिक्स जो लैंड होती है उस पर किया जाता है, शिफ्ट नहीं होती यहाँ पे फील्ड, यहाँ एक फिक्स होती है, ठीक है। और यहाँ पे फार्मर जो होते हैं वो क्रॉप को रोटेट करते रहते हैं, बदल बदल के। और सॉइल मैनेजमेंट टेक्निक जो है यूज़ करते हैं फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए। परमानेंट यहाँ पे सेटलमेंट होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि यहाँ पे फार्मर जो है, अच्छा यहाँ पे उतनी परमानेंट सेटलमेंट नहीं थी शिफ्टिंग में, ठीक है। जब दूसरी जगह जाएंगे तो सीधी बात कुछ तो सेटल करना ही पड़ेगा, कुछ समय तक रहते थे अच्छे खासे। यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट अच्छी होती है क्योंकि यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, लैंड को इम्प्रूव करते हैं, इरिगेशन की फैसिलिटी डेवलप कर लेते हैं, मैन्योरिंग करते हैं, मैन्योर डालते हैं, अदर इनपुट का भी यूज करते हैं। तो ये बहुत ही एडवांस स्टेज है शिफ्टिंग कल्टीवेशन के तुलना में, और ये कमर्शियल भी नेचर में हो सकती है। तो सीडेंटरी एग्रीकल्चर अब जो है ऑलमोस्ट मोस्ट पार्ट जो वर्ल्ड में है वहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है, सीडेंटरी एग्रीकल्चर। अगला है इंटेंसिव सब्जिस्टेंस एग्रीकल्चर। इंटेंसिव सब्जिस्टेंस एग्रीकल्चर, इसमें क्या होता है कि फार्मर जो ग्रो करता है उसकी फैमिली के द्वारा उसको कंज्यूम किया जाता है, ठीक है। तो ये फार्मर अपनी फैमिली के लिए मुश्किल से कर पाता है, कमर्शियल पर्पज के लिए नहीं कर पाता है। इसको हम कहते हैं इंटेंसिव सब्जिस्टेंस एग्रीकल्चर। और ये मानसून वाली जो एरिया होते हैं वहीं पर ये प्रैक्टिस होती है, जैसे अफ्रीका हो गया। जो इंटेंसिव सब्जिस्टेंस एग्रीकल्चर है ये कहाँ कहाँ पे देखने को मिलती है? देखो भारत में भी ये बहुत अक्सर देखने को मिलती है। भारत में देख लो, लोगों के पास ज़मीन कितनी है? सीमांत किसान सब आते हैं। सीमांत मतलब मार्जिनल फील्ड, जिनके पास शायद 1 हेक्टेयर से भी ज़मीन सही नहीं होगी। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो भारत में सब ऐसी जगह हैं, जैसे मान लो क्या होता है, जैसे जैसे पीढ़ी आगे बढ़ेगी और डिवाइड होता चला जाएगा एग्रीकल्चर। तो ये चीज़ें हैं कितनी छोटी छोटी कैसे बच चुकी हैं। तो जो इंटेंसिव सब्जिस्टेंस एग्रीकल्चर जहाँ होता है वहाँ पे छोटी छोटी साइज होती हैं फील्ड की, जरा सी। फ्रैगमेंटल लैंड होल्डिंग होती है। फ्रैगमेंटल मतलब पता चला
थोड़ी जगह यहाँ पे है, थोड़ी जगह पता चला लंदन में है, तो इतना परेशानी हो रहा है। हालांकि जिसके लिए सरकार जो है चकबंदी करती है, ठीक है, तो ये है चकबंदी। और चकबंदी जो है वो कब होती है पता नहीं कब होती है, ठीक है। तो चकबंदी इसीलिए की जाती है ताकि लोगों की जगह जो है एक जगह हो पाए। अरे बहुत नुकसान होता है, जैसे मान लो ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, उसमें दिक्कत होती है, यहाँ पे जाओ फिर वहाँ पे जाओ, पता चला यहाँ पे पानी लगा रहे, इधर खोला उधर बंद गया, तो मतलब क्या तुम करोगे, ठीक है। तो ये है फ्रैगमेंटेड। जो ये प्रकार की कृषि होती है यहाँ पे ड्रॉट एनिमल का यूज होता है, ठीक है, और डोमेस्टिक लेबर का यूज होता है। डोमेस्टिक लेबर का मतलब पूरा परिवार उसी में लगा रहता है कि हाँ चलो तुम चले जाओ उधर चले जाओ, तो डोमेस्टिक घर के लेबर जो है इसी में लगा रहता है। मतलब जरा इसी कृषि उसमें भी जो है पूरा परिवार लगा, खानदान लगे हुए हैं और पैसा ज़्यादा आ ही नहीं रहा। लिमिटेड मैकेनाइजेशन होता है, बहुत ज़्यादा मैकेनाइजेशन नहीं होता है। जब छोटी सी होल्डिंग है तो वो बड़ा मैकेनाइजेशन कर पाएगा, ज़िंदगी में नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे सीरियल क्रॉप की जो है डोमिनेंस होती है। सवाल ये सीरियल क्रॉप की क्या करेगा? अरे जब खाने के लिए पहले चाहिए ना, पता चला वहाँ पे हम कर दें कोई वैसी फसल, पहले खाने के चाहिए तो पहले सीरियल अनाज चाहिए, ठीक है। देखो मॉइस्चर जैसा अवेलेबल होता है उस हिसाब से वहाँ पे फसलें होती है, जैसे पैडी, चावल वगैरह। चावल वहाँ पे होगा जहाँ पे जो है पानी अवेलेबल होगा। तो पानी कहाँ अवेलेबल है? एक तो पंजाब तरफ जो है आपको पता है कि सप्त सिंधु रीजन है, रावी, बियास, सतलज, ठीक है, तो ये सब नदियाँ हैं बढ़िया। पंजाब का मतलब क्या? 5 नदियों, इसलिए वहाँ पे पंजाब में जो है चावल वावल आपको देखने को मिलता है। बंगाल, नदियाँ हैं, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, इसलिए बंगाल में भी आपको चावल बहुत मिलेगा। यूपी में भी होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पानी जहाँ होगा वहाँ पे जो है राइस होगा, ठीक है, चावल। बहुत चावल पानी खाता है, ठीक है, और पानी पानी होता है उसमें, फूले रहोगे एकदम। इंटेंसिव सब्जिस्टेंस विदाउट पैडी, और जहाँ पे जो है ड्राई कंडीशन होती हैं तो वहाँ पे लोग क्या ग्रो करते हैं? वीट, गेहूँ, मेज, मक्का, मिलेट, मोटा अनाज, ये सब डोमिनेट करते हैं। राजस्थान देख लो, मोटा अनाज खाया जाता है, ताकत चाहिए, समझ रहे हो? खाना भी वही होता है जैसे खाना मतलब काम करोगे, ठीक है, काम के हिसाब से खाना होता है, स्वाद तो वो अलग बात है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब अमेरिका का आदमी जो है ये थोड़ी ना खा पाएगा तो ये चीज़ है। और ये हो गया। रिसेंट डिकेड में अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट जो है इंटेंसिव कमर्शियल टाइप एग्रीकल्चर जो कंट्री हैं जैसे इंडिया और चाइना, ठीक है, तो इसमें जो है काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है। सरकार काफ़ी काम कर रही है कि जो है कुछ लोग ये कमाने भी लगे, कुछ बेचने भी लगे मार्केट में जा कर के, ठीक है। अच्छा, सरकार को भी जो है इसमें ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो भी जो है ख़रीदती है, फिर वो जो है 5 किलो राशन तो में बांटा जाता है, ठीक है। तो पूरा भारत जो है 5 किलो राशन के ऊपर चल रहा है। शायद जो है गवर्नमेंट के आंकड़े के हिसाब से बात की जाए तो 72 करोड़ लोग जो है भारत में राशन रिसीव कर रहे हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा कि आंकड़ा शायद जो है नंबर ये कहीं 92 करोड़ होगा, क्योंकि सरकारी डेटा हमेशा ऐसे ही रहता है। तो इतना बड़ा देश अगर इसके ऊपर चल रहा है तो ये बड़े गर्व की बात है कि बड़े शर्म की बात है। डिसीजन आप कीजिए। आगे जो है बात करते हैं तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कंटिन्यू चल रही है, जो देश ऐसे हैं, जो भारत भी इसी में आता है, ठीक है। तो इरिगेशन फैसिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आपने सुनी होगी, दिखती दिखती कुछ नहीं है, चल रही है बस। हाई यील्डिंग के लिए जो है वैरायटी ऑफ, आपको पता है कि बीज आते हैं, ठीक है, आप जो है खरीदते जा करके वो दिख जाता है। फर्टिलाइज़र सरकार जो है बांटती है, ठीक है, फर्टिलाइज़र तो चलो दिखती है, ठीक है, उसी पे तो पूरी देश ही चलता है। और बेटर मार्केट एक्सेस, जैसे जो है पीएमसी होती है, एग्रीकल्चर मार्केट प्रोड्यूस जो मार्केट होती हैं, ठीक है, तो उनको भी इम्प्रूव करने की बात चल रही है, चलती रहेगी। और फार्मर जो है प्रोड्यूस करते हैं सरप्लस आज हमारे देश में, लंबा नहीं लेकिन कुछ तो प्रोड्यूस कर ही देते हैं, ठीक है, जो बेच बाच के जो है थोड़ा बहुत पैसा ऐसा आता है, ठीक है, हो गया काम। अब आ जाओ मिक्स सब्जिस्टेंस फार्मिंग। ये भी एक प्रकार की, देखो सब्जिस्टेंस जहाँ शब्द लग जाए वो मान के चलो बस खाने पीने वाली फार्मिंग है, ठीक है। सब्जिस्टेंस का मतलब होता है
हिंदी तो नहीं पता, बस इतना समझ लो कि जो खाने पीने में, जैसे मान लो हमने जितना प्रोड्यूस किया उतना खा लिया, बात खत्म, ये सब्जिस्टेंस होता है, ठीक है। और मिक्स सब्जिस्टेंस जो फार्मिंग है, एक प्रकार का एग्रीकल्चर है, जिसमें फार्मर कल्टीवेट करते हैं क्रॉप को और रियर करते हैं लाइव स्टॉक को, ताकि अपना कंजम्पशन हो पाए। और बहुत ही छोटा सरप्लस जो है इनका मिलता है, जो लोकल मार्केट में बेचे जाते हैं, ठीक है, इतना ही मिल पाता है। और ये कहाँ प्रैक्टिस होता है? तो प्रैक्टिस होता है साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में, सब सारा अफ्रीका में, और कुछ रीजन लैटिन अमेरिका में। अगर तुम्हें ये नहीं पता है लैटिन अमेरिका किसको कहते हैं, तो मैं फिर कहूँगा पिछले लेक्चर देख के आओ। वेयर द लैंड होल्डिंग आर स्मॉल, जहाँ पे लैंड होल्डिंग बहुत स्मॉल होती है, वहीं पे ये मिक्स सब्जिस्टेंस फार्मिंग डोमिनेट करती है। ट्रेडिशनल कल्टीवेशन टेक्निक जो यहाँ पे यूज होती हैं, परंपरागत। अगला है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ये कैसा होता है? ये यूरोप वगैरह में होता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर, कॉलोनियल सिस्टम। यूरोप वगैरह के जो देश थे उन्होंने राज कैसे किया? प्लांटेशन ही तो किया। अफ्रीका को पूरा गुलाम बना के रखा, प्लांटेशन किया। अफ्रीका का मैप उठा के देखिए, पूरा ऐसा काटा गया जैसे ना केक ऐसी काटी गई हो, समझ रहे हो कि ये लो तुम्हारा हिस्सा है, तुम्हारा हिस्सा है, तुम्हारा हिस्सा, पूरा लूट के धर दिया। तो प्लांटेशन जैसे भारत में भी जो आपने देखा, टी की प्लांटेशन, कॉफ़ी की प्लांटेशन, और भारत में आते थे, ठीक है, सब प्लांटे ही तो लगाया था। और वो कौन सा था पौधा? इंडिगो कल्टीवेशन। तो सब प्लांटेशन कल्टीवेशन ये सब यूरोप वाले को चाहिए, ठीक है। एग्रीकल्चर जैसे स्पेन हो गया, पुर्तगीज हो गए, डच हो गए, फ्रेंच हो गए, ब्रिटिश हो गए, ये सब भारत में आए हैं, ठीक है। और ये सब कहाँ पे गुलाम बनाए हुए थे? एक तो कैरिबिया में। अब आधे को कैरिबिया नहीं पता होगा, फिर कहूँगा पिछले लेक्चर देख के आओ, ठीक है। हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम बीच गोदाम में खुद बढ़ो, हमारे को जिम्मेदारी नहीं है। तो कैरिबियन कंट्री में, ठीक है, लैटिन अमेरिका में, बाद में इन्होंने जो एक्सपेंड किया एशिया में, अफ्रीका में, और तंबर जो है खूब लूटा, बढ़िया जो है, खूब जो है देश को बर्बाद करने में पूरा योगदान है। मॉडर्न हिस्ट्री को समझना चाहते हो तो हमारे लेक्चर उसमें भी बने हुए हैं, उसको देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा खेल पूरा हुआ कैसे था। शुरुआत में जो है ये स्लेव ट्रेड करते थे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो फ्रांस है ना, फ्रांस ने स्लेव के लिए लेकर के, जो कॉलोनियल सिस्टम को लेकर के अभी आज़ादी दी है। सोचिए फ्रांस कब की बात कर रहा है फ्रांस, और अब दिया है 2026 में। और ये बात करते हैं डेमोक्रेसी की। वो डोनाल्ड ट्रंप क्या बात करता है? ईरान में जो है क्या चल रहा है, ईरान में जो है बर्बाद करके उसको रख दिया, मतलब ईरान जो है ये कर रहा है, वो कर रहा है। इसको तिब्बत में नहीं दिखता है, तिब्बत में सब एकदम सब संगा से, चाइना सब बढ़िया कर रहा है। मतलब कैसी हिपोक्रेसी होती है। इराक में क्या कहता था सद्दाम हुसैन को? इसके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, बर्बाद करके देगा। वेनेजुएला में मादुरो को क्या उठा लिया? हमारे लिए खतरा है। मतलब ये जो है हिपोक्रेसी है। समझ रहे हो कि सच्चाई बदल पता क्या है? सच्चाई ये है कि जहाँ पे कुछ माल पाना होता है तो वहीं पे लूटने के लिए जो है वो इसे डकैती डालता है, ठीक है। तो वो डकैती डालने का तरीका, आप डकैती डालोगे कैसे? तो ऐसे तो बताओगे नहीं कि हमें डकैती डालनी है, तो निकाल लो कुछ भी। डेमोक्रेसी खतरे में है, खतरे में है। देखो कौन सी डेमोक्रेसी, समझ रहे हो? तो ये डेमोक्रेसी, वही डेमोक्रेसी जिन्होंने एक समय पे जो है दुनिया पे रूल किया, यूरोप वाले, अभी आज डेमोक्रेसी की वकालत करते हैं, ठीक है। तो यूरोप की प्रॉब्लम वर्ल्ड प्रॉब्लम, और वर्ल्ड की प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दोहरा चरित्र इनका हमेशा रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। क्या बोल रहा था? स्लेव ट्रेड, ठीक है। तो गुलामों की गुलाम, देखो स्लेव ट्रेड पहले भी चलती थी। जैसे हमारे यहाँ पे गिरमिटिया, आपने एक शब्द सुना होगा गिरमिटिया, इन लोगों को लेकर के जो है ले जाते थे यहाँ से, ठीक है, अफ्रीका तरफ ले जाते थे, और नीचे जो है इंडियन ओशियन में कुछ आइलैंड पड़ते हैं वहाँ पे ले जाते थे, ठीक है। तो ये चीज़ है कि भारत के लोग ही जो है बसे जा कर के हैं। इसलिए आप देखिए मालदीव वगैरह जो देश हैं वहाँ पे देखोगे जा कर के तो मोस्टली जो है भारतीय लोग ही मिलेंगे। वो सब जो है ये अंग्रेजे ले गए, सब यही ले गए। इंडेंजर लेबर ले जाते थे और जो वहीं पे लेबर बढ़िया करवाते थे, जिसके लिए गांधी जी जो गए थे अफ्रीका, नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की थी, वहाँ पे बढ़िया काम किया था। अच्छा एक बात और भी है, गांधी अफ्रीका में इसलिए सक्सेस हो पाए और इंडिया में इसलिए सक्सेस हो पाए क्योंकि वहाँ पे अंग्रेज थे। सोच लो अगर जो है एक पर्टिकुलर पार्टी का राज की होती तो शायद सक्सेस नहीं हो पाते। वो तो कहते खेले तुम्हारा ख़त्म कर देती, समझ रहे हो? तो गांधी इसलिए सक्सेस हैं। जैसे मान लो अगर कोई आज का आदमी होता उसे तो खेले खत्म कर देता है। आई कितना आड़ मांस का पुतला है एक, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन ये बात कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, पॉइंट टू बी नोटेड। तो ये समझिए कि अंग्रेज के सामने इसीलिए गांधी जी सक्सेस हो पाए, वरना नहीं सक्सेस हो पाते। तो अंग्रेज तब भी बढ़िया थे, इसलिए लोग हमारे देश के कहते हैं, कुछ हद तक तो बढ़िया ही थे। बाकी आप दिमाग लगाइए,
ठीक है। तो लेटर बाद में जो है इंडेंजर लेबर माइग्रेंट जो है एशिया अफ्रीका से ले जाते थे, पकड़ पकड़ के खूब बढ़िया लेबरी करवाते थे। प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है प्रैक्टिस की जाती है ट्रॉपिकल और ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, ट्रॉपिकल इक्वेटर वाली और सब ट्रॉपिकल उसके ऊपर वाली। लैटिट्यूड की अगर बात की जाए तो 10 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में ये प्रैक्टिस होती है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। मॉइस्चर चाहिए थोड़ा सा। साइज जो है प्लांटेशन की काफ़ी लार्ज होती थी, बड़ी बड़ी फील्ड होती थी, कमर्शियल एग्रीकल्चर होता था। ब्रिटिशर्स यहाँ से बढ़िया से भर भर के ले जाते थे, खूब वहाँ पे जो है बेचते जा करते महंगा महंगा। हम लोगों को क्या मिलता था? हम लोगों को कुछ नहीं मिलता था, समझ रहे हो? इतने भुखमरी आती थी, इतने फैमिन आते थे। और आज ये बात करते हैं ह्यूमन राइट की। अगर एक कश्मीर में कोई मुद्दा हो गया तुरंत यूरोप वाले निकल पड़ेंगे, ह्यूमन राइट का वायलेशन, ह्यूमन राइट का वायलेशन। और तब ह्यूमन राइट कहाँ चले गए थे? समझ रहे हो? ये है पॉइंट। लैंड इन प्लांटेशन एग्रीकल्चर डिवोटेड टू द क्रॉप सचेज। देखो ये लैंड का यूज क्या करते थे? रबड़ बनाते थे, ऑयल पाम बनाते थे, कोपरा बनाते थे, टी बनाते थे, कॉफ़ी बनाते थे, स्पाइसेस बनाते थे, कोकोआ बनाते थे, पाइन एप्पल बनाते थे, बनाना बनाते थे, हेम्प बनाते थे, जूट बनाते थे। ये सब जो है इन लोगों ने बढ़िया से प्लांटेशन कर करके यहाँ से लेकर जाते थे, बढ़िया बेचते थे, यूरोप में अच्छा पैसा कमाते थे, प्रॉफिट कमाते थे, बढ़िया धंधा चल रहा था। अपन लोगों से निकाला जा रहा था सब बढ़िया से। हमारे देश का एक तमगा ऐसा था जिसको ये नहीं पता था कि हम लोग गुलाम हैं। आज भी उसको नहीं पता है। उसको लगता है कि आज़ादी 1947 में मिली गई। गुलामी जो है ना वो सिर्फ एक जोग्राफिकल टेरिटोरियल लैंड में नहीं होती, गुलामी दिमाग में होती है। जिस दिन आप ये मान लेते हो कि 5 किलो का राशन कोई हमें दान में दे रहा है, बस उसी दिन तुम्हारी गुलामी शुरू हो जाती है। जिस दिन तुम मान लेते हो कि दोबारा अगर कोई काम हो रहा है तो सरकार अपने पैसे अपनी जेब से कर रही है। हमारे देश की जनता को यही नहीं पता है। वो समझती राजा कोई जिले लाई है, ऊपर बैठे हैं, राजा तुम हो, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यही तो तुम्हें पता नहीं है, जी हजूरी करते हो, बस यही है। आज़ादी सिर्फ जो है 1947 में नहीं मिली, आज़ादी उस दिन मिलेगी जिस दिन मेंटली भी प्रिपेयर हो जाओगे, मेंटली भी पता होगा कि किंग तुम हो, किंग वो ऊपर नहीं बैठे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। तो भीख नहीं मांगना है, हक मांगना है, अपने अधिकार मांगना है। बाकी ऐसे गुलामी चलती रहेगी और हिंदुस्तान कभी आज़ाद नहीं हो पाएगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कही थी कि 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है। हम नहीं कह रहे हैं, उन्हीं की जगह से उन्हीं के व्यक्ति कह रहे हैं। ठीक है, हम ऐसे तो ना कुछ बोलते हैं, बुरा आर्गूमेंट देके बोलेंगे। तो इनके पास स्पेशल स्किल होती हैं। ठीक है, स्किल की बात क्या किया जाए तो सब सिखाते थे लोगों को। ठीक है, अच्छा एक बात और मैं बता दूं, ब्रिटिशर्स वाले बड़े होशियार आदमी थे। कैसे होशियार आदमी थे? जब भारत में इसका विरोध होना स्टार्ट हुआ कि अच्छा एक बात और भी है, ब्रिटिशर्स जो है ट्राइबल लोगों के साथ बहुत अत्याचार करते थे। ट्राइबल लोगों को कहते थे कि तुम लोग जो दुष्ट हो, बदतमीज हो, तुम जो है इनको नहीं छुओगे। तो फिर टकराव होता था, लड़ाई होती थी। तो ट्राइबल लोग क्या कहते थे कि हमें जो अपने अधिकार चाहिए, लेकिन वो अधिकार देते नहीं थे। उनको आतंकवादी डिक्लेयर कर देते थे ब्रिटिशर्स। लेकिन आज जैसे हमारे देश में अगर आप देखोगे तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 का बात कर लो तो उसने अधिकार दिए हुए हैं, या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की बात कर लो, उसने राइट्स दिए रखे हैं। तो अंग्रेज़ों का ये द्विधारी, अच्छा ये होता कैसे था? तो अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया था 1927 का, शायद इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अंग्रेज ट्राइबल्स को बाहर रखते थे। अंग्रेज जो है जो लेबर रिफॉर्म करते थे। एक बात और मैं आपको बता दूं थोड़ा सा हिंदी में, तो मैं समझ में आ जाएगा पूरी राजनीति, कि हमारे देश में कभी लेबर रिफॉर्म नहीं होगा, कहीं नहीं होगा, जिंदगी में नहीं होगा। अंग्रेजों ने नहीं किया। अंग्रेजों ने पता लेबर रिफॉर्म जो किए थे वो कहाँ नहीं अप्लाई होते थे? जहाँ टी कल्टीवेशन होती है, दार्जिलिंग वगैरह में, सुंदर इलाका है बंगाल का ऊपर, वहाँ पे जो है कभी भी लेबर रिफॉर्म नहीं अप्लाई होते थे, क्योंकि उन्हें उनका एक्सप्लॉयटेशन करना है, शोषण करना है। और अगर तुम्हें किसी का शोषण करना है तो उसको कमज़ोर बना के रखना पड़ेगा। आज हमारे देश में देख लो, बड़ी बड़ी आप बातें सुनते हो, हमने लाए 4 नए कानून, लेबर कोड, फलाने कानून। हकीकत पता क्या है? घुइयाँ ना कुछ इम्प्लीमेंट हो रहा है, समझ रहे हो? उसमें इतने लूप होल हैं। तो कानून से कबड्डी खेलना बहुत आसान काम होता है, खेलना जानते हो बस तुम, समझ रहे हो? तो अच्छा सवाल ये है कि सरकार के कभी नहीं चाहती है कि लेवल कानून जो है अच्छे आएँ। हालांकि सरकार तो चाहती होगी, क्यों नहीं चाहेगी? बिल्कुल अच्छा बात चाहती है, वो तो हमेशा ही चाहती है, तुम्हारे भले का बात करती है। हमारी बुद्धि इसी कहती है कि तुम्हारे लिए कभी तो ज़िंदगी में नहीं आएंगे। क्यों? लेबर किसके लिए ज़रूरी होते हैं? बिजनेस क्लास के लिए। अब बिजनेस क्लास किसके लिए ज़रूरी होते हैं? चुनाव में पैसा कहाँ से आएगा?
तो यही बिजनेसमैन कहेंगे कि पैसा हमारा, हमने मेहनत की, तुम कहाँ से लेकर आए? तुम्हारी लेबर अबे फैक्ट्री में काम ना करते जा करके तो तुम कमा लेते, एक पैसा ना कमा पाते। समझ रहे हो? तो ऐसे बात की जाती है, ठीक है। बाकी एक्सप्लॉयटेशन करवाते रहो बढ़िया आराम से, लेबर ला कवेली तुम्हारे लिए सही नहीं आएंगे, ऐसे एक्सप्लॉयटेशन होगा। पार्लियामेंट में सांसदों को अपने वेतन बढ़ाने की पूरी चिंता रहती है। अभी देखो रिसेंट में पास किया था, वेतन बढ़ गया फटाक से, अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं, समझ रहे हो। और जो हमारे देश का मिनिमम वेज है वो भी नहीं मिल पा रहा है। अब राज्यों का उठा के देख लीजिए, हर राज्य का जो इतने बुरी दशा है कि उनका वेज ही नहीं मिल पा रहा है, मिनिमम वेज की गारंटी नहीं है। हम आर्टिकल नंबर 39 में जो है कहते हैं कि वुमेन और मेन का जो है इक्वल वेज होना चाहिए, कोई इक्वल वेज नहीं है, शोषण है, मिनिमम वेज भी नहीं मिल पा रहा है। और हम बात किसकी करते हैं? विकसित भारत 2047, जय हो। जिंदगी में नहीं बनेगा, ऐसे का चलते रहे इसी कर कांटे से। हिटलर भी ऐसे कहता था, कुछ कुछ वो भी ऐसे कहता था। जितने भी लोग होंगे ना, कभी तुम आज की बात ना करो, भविष्य की बात बताओ, 2047 की, 2070 की, और तब तक हमें जिताते रहो, जिताते रहो, जिताते रहो। ये पॉलिटिक्स की एक नीति होती है। आप भविष्य की बात मत कीजिए, अभी की बात मत करो, भविष्य की बात करो। वो कभी करंट की बात नहीं करेंगे, या तो पास्ट की बात करेंगे कि बाबरी मस्जिद किसने तुड़वाई, ठीक है, तो इसकी बात करेंगे। तो कभी भी जो है करंट की बात नहीं करेंगे, समझो बातों को। करंट की बात करो, करंट की, अभी एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे है। ऐसे मूर्ख बनते रहो जिंदगी भर। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर आपने समझा, ऐसे जो है ब्रिटिशर्स ने खूब यूज किया, बढ़िया जो है पैसा छापे। स्किल इनके पास होती थी स्पेशल, तो प्लांटेशन करना जानते थे। हैवी एप्लीकेशन करते थे फर्टिलाइजर का। देखो इनका कोई साथना नहीं थी कि तुम्हारी एग्रीकल्चर जो लैंड है वो खराब हो चाहे अच्छी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ से कितना पैसा लूटा पता? 45 ट्रिलियन US डॉलर। 45। ये पैसा पता कितना है? ये पैसा इतना है कि अमेरिका की जितनी GDP नहीं है उतना पैसा यहाँ से लूट के ले गए, बढ़िया से लुटवाते रहे। कोई एक ने थोड़ा लूटा, तुम्हें इतिहास भर पूरे लूटा, सबने लूटा। तुम्हें बैक्ट्रियन से लूटा, साकाज ने लूटा, पहलवान ने लूटा, पार्थियान्स ने लूटा, कुषाणाज ने लूटा, तुम्हें दिल्ली सल्तनत ने पूरा लूटा, तुम्हें मुगलों ने लूटा, तुम्हें अंग्रेज़ों ने लूटा, तुम्हें फ्रांस ने वाले ने लूटा, तुम्हें डच ने लूटा, तुम्हें डेनिस ने लूटा। ये काहे लूट रहे हो? समझ रहे हो उस बात को? जिंदगी भर लूटे हो। कारण एक ही है, पता क्या? और वो गलती आज भी कर रहे हो। आप कोई भी उठा के देख लो बैटल इतिहास में, इसीलिए लूटा गया है क्योंकि तुम दो धड़ों में भी डिवाइड हो गए थे। तुमने कहा हमें क्या फ़र्क पड़ता है, पड़ोसी मारा जा रहा है। उसने कहा हमें क्या फ़र्क पड़ता है। उसने पहले तुम्हें पड़ोसी को कूचा और बाद में तुम्हें भी कूचा। हमें तुम एक ऐसी युद्ध बता दो जिसमें हमारे पड़ोसी ने साथ ना दिया हो, और इसीलिए मारे गए, और ढंग से मारे गए। आज भी वही गलती कर रहे हो। एक होते हैं मूर्ख जो पहली बार गलती करते हैं, एक होते हैं महामूर्ख जिनको पता है कि हम गलती क्या कर चुके हैं, लेकिन फिर वो दोबारा वही गलती दोहराने जा रहे हैं। बस यही खेल है, करते रहो, बढ़िया है। पॉलिटिक्स को चमकाते रहो। पॉलिटिक्स का काम ही यही होता है, जब तक तुम डिवाइड नहीं करोगे वोट बैंक बनेंगे नहीं, यही है। बाकी थ्योरी हमसे गड़वा लो अगर हम गलत देंगे। तो हैवी एप्लीकेशन जो है फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज करते थे। सेम ट्री और प्लांट को जो है बार बार यूज करते थे। देखो जब बार बार किसी जगह पे एक ही फसल को पैदा करोगे तो ज़मीन खराब हो जाएगी। तो यही ब्रिटिशर, उनको कोई लेना देना नहीं था। इंडिगो कल्टीवेशन पर विद्रोह क्यों हुआ 1859 में? इसीलिए तो हुआ, ज़बरदस्ती कर रहे हो, ठीक है, तो ज़बरदस्ती पर ठीक नहीं रहेगी। तो इसी प्रकार से जो है ये प्रोड्यूस करते थे, मार्केट में बढ़िया बेचते थे, यहाँ से ले जाते थे मैनचेस्टर में बढ़िया, जो वहाँ पे उड़ते थे जाकर बढ़िया बेचते थे। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर समझ गए, हो गया काम। अगला है, नेक्स्ट है
एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, इसमें क्या होता था, ये मिड लैटिट्यूड में होती थी, ठीक है, जहाँ पे 25 से लेकर 75 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है एनुअली। ये बेस्ट डेवलप्ड टेम्परेट ग्रासलैंड में होती हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड आपको पता है कि मिड लैटिट्यूड में ही होते हैं, जैसे यूरेशियन के स्टेपी हो गए, नॉर्थ अमेरिका के प्रेरी हो गए, अर्जेंटीना के पंपास हो गए, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स हो गए, साउथ अफ्रीका के बेल्ट्स हो गए। ये बहुत ही लंबे होल्डिंग होती थी, 240 से लेकर 16,000 हेक्टेयर तक के जो है इनकी रेंज है। और यहाँ पे लिटिल, बहुत ही कम जो है लेबर होता था, हाईली मैकेनाइज, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर इसको कहते हैं, एक्सटेंसिव। अरे भैया यूरोप की बात चल रही है ना, तो फिर वहाँ पे बढ़िया से प्रयोग करेंगे मशीन मशीन। यहाँ पे लो यील्ड होती थी पर यूनिट एरिया, लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती थी, ठीक है, प्रति वर्कर के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे मैकेनाइजेशन होता था, प्रोडक्टिविटी अच्छी खासी होती थी। और मोनोकल्चर जो होता था, वीट बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती थी, मतलब हर जगह गेहूँ 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 गेहूँ, ठीक है। ठंडा इलाका है, शराब बनानी है, बात समझ रहे हो, क्यों गेहूँ हो रहा है। और क्रॉप और भी होती थी, जैसे बार्ले हो गया, ओट हो गया, राई हो गई, फ्लैक्स हो गया, ऑयल सीड हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट थे, ये भी ग्रो करते थे। मोस्ट ऑफ द जो देखो, जब ज़्यादा पैदा कर लोगे तो सीधी सी बात है कि मार्केट में बेचना ही पड़ेगा, तो इसलिए इसको हम कमर्शियल एग्रीकल्चर भी कहते हैं, ठीक है, हो गई। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात कर रहे हैं मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। ये कहाँ होता है, मेडिटेरियन क्लाइमेट में होता है। जिनको मेडिटेरियन क्लाइमेट का ABCD नहीं पता है तो पिछले लेक्चर देखो जाकर के, बता चुके हैं। ये 30 डिग्री से 45 डिग्री लैटिट्यूड पे होता है। यहाँ पे मामला ये होता है कि यहाँ पे जो समर होती है, समर में जो है यहाँ पे, जैसे समर कैसी होती है हमारे यहाँ पे, समर कैसी होती है, समर हमारे यहाँ पे मॉइस्चर वाली होती है। गर्मी होती है तो मॉइस्चर होता है, नमी होती है हवा में, उमस होती है जिसको आप कहते हो। यहाँ पे समर पता कैसी होती है, सूखी समर होती है, सूखी। मेडिटेरियन क्लाइमेट में ऐसे ही होता है, सूखी समर। और गर्मी और सर्दी पता कैसी होगी, सर्दी में पसीना, सर्दी में मॉइस्चर आएगा तुम्हारे शरीर में, तो अजीब प्रकार का एक घटना है। हाँ, इसी को हम कहते हैं मेडिटेरियन एग्रीकल्चरल सिस्टम। गीली गीली विंटर होती हैं, मतलब तुम रजाई के अंदर सो रहे हो, पता चलो तुम्हें पसीना आ रहा है, ये कैसी सर्दी है। तो मेडिटेरियन क्लाइमेट इसको कहते हैं। कहाँ कहाँ पे होता है, तो ये सिर्फ मेडिटेरियन रीजन में नहीं होता है, दिमाग से निकाल दो, भूमध्य सागर में ही नहीं होता है, ये कई जगह पे होता है, जैसे कैलिफोर्निया, सेंट्रल चिली, जो केप रीजन है ना, साउथ अफ्रीका वाला मैंने नीचे बताया था, वहाँ पे भी होता है, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में भी होता है। तो मेडिटेरियन में क्या पैदा होता है, यहाँ पे जब खट्टे वाले फल पैदा होते हैं, जैसे साइट्रस फूड, सीरियल्स, अनाज वगैरह, ये सब पैदा होते हैं। वीट और बार्ले मेन क्रॉप है यहाँ की, ठीक है। और स्मॉल जो है फैमिली फार्म्स होते हैं। और इरिगेशन सिर्फ गर्मियों में होती है। और यहाँ पे जो है, जैसे मेडिटेरियन क्लाइमेट में क्या होता है कि वाइन वगैरह, ठीक है, ये सब बनती है। फिग, ऑलिव, साइट्रस फ्रूट, खट्टे वाले पदार्थ सब यहीं बनते हैं, खट्टे फल। और ये सब जो है एग्रीकल्चर होता है। सिप और गोट वगैरह की रेनिंग होती है, भेड़ बकरियाँ वगैरह। अब आ जाओ मिक्स फार्मिंग या कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। ये भी एक प्रकार की एग्रीकल्चर टेक्निक है, जिसमें दोनों क्रॉप होती हैं। क्रॉप कल्टीवेशन भी होता है, लाइव स्टॉक की रेयरिंग भी होती है। कहाँ पे होती है, टेम्परेट रीजन में होती है, जैसे वेस्टर्न और सेंट्रल जो यूरोप है, या ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स है, तो यहाँ पे ये होती है। और कुछ कनाडा में भी होती है। और यहाँ पे क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है, गुड मार्केट कनेक्टिविटी होती है, बढ़िया एकदम बनाओ और बेचाओ। मिक्स फार्मिंग में क्या होता है, वेल डेवलप्ड टेम्परेट रीजन में ये होती है, अच्छा मार्केट एक्सेस होता है, होल्डिंग जो है काफ़ी मीडियम से लेकर के बड़ी बड़ी तक होती है, ठीक है। और हाईली मैकेनाइज होते हैं, साइंटिफिक तरीके से होती है। यील्ड जो है काफ़ी एग्रीकल्चरल रिटर्न देती है, अच्छा खासा पैसा मोटा मोटा आता है, ठीक है। और कमर्शियल क्रॉप यहाँ पे होती हैं, ठीक है। किस लिए, ताकि जो है लाइव स्टॉक को पाला जा सके, जैसे सुअर हो गए, पोल्ट्री फार्म हो गए, ठीक है, पिग हो गए, तो इनके लिए चाहिए होता है हमें कमर्शियल क्रॉप। मक्का का किस लिए, जानवरों को खिलाएंगे, वो मुर्गा उर्गा क्या होते हैं, मुर्गा उड़, कौवा उड़, कौवा नहीं मुर्गा, ठीक है। तो एग्रीकल्चर मुर्गी होती है शायद, जो भी हो। तो एग्रीकल्चरल लैंड जो है, यहाँ पे क्रॉप को डिवोट होती है। यहाँ पे क्रॉप कैसी होती है, यहाँ पे क्रॉप होती है मक्का। अमेरिका देखो मक्का चिपकाने घुमा करता है हमेशा, क्योंकि वहाँ पे मक्का होती है। तो भारत को भी चिपकाने घूमता रहता है।
तो भारत कहता है कि पोल्ट्री फार्म में यूज कर लेंगे, क्योंकि उसकी मक्का खतरनाक मक्का है। कैसी मक्का है आप समझ नहीं रहे, उसके पीछे भी राजनीति है, पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स ये है कि वो मक्का हमें बेचेगा, और वो मक्का है जीनोम एडिटेड, और वो अगर एक बार हमने यहाँ पे उत्पादन कर ली तो हम कंपनियों के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे कि भैया हमें सीड दो, और पता चला एक दिन उसने सीड देना बंद कर दिया और गए भैंस पानी में, हमारा पूरा देश भर चौपट हो जाएगा। तो कितने बड़ी खतरे की बात है, समझ रहे हो, ये चीज़ है। तो हर चीज़ में ऐसे नहीं कि जो है मतलब कुछ भी मंगा लिया, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप है, दिमाग लगाता है पूरा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे होती हैं। और भी फसलें होती हैं, जैसे मक्का हो गई, ओट हो गई, ओट तो सुना ही होगा, बार्ले हो गई, राई हो गई, फोडर ग्रासेस हो गई, घास देखो चराने के लिए होगी, लेग्यूम हो गया। विंटर सीजन में यहाँ पे जो फसलें होती हैं जैसे हे, ठीक है। और ये मोस्टली जो विंटर में जो फसलें हो रही हैं, चाहे हे की बात कर लो, चाहे सॉलिड फीड की बात कर लो, ये सब जो है लाइव स्टॉक के लिए होती हैं, ठीक है। फिर अगला है डेयरी फार्मिंग। तो डेयरी फार्मिंग आपको पता है मिल्क से रिलेटेड होती है, दूध वगैरह जो है यहीं पे प्रैक्टिस होता है। टेम्परेट कंट्री में होती है, जैसे यूरोप हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। यहाँ पे कूल और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, इसलिए यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पास्चर लैंड होते हैं, वहाँ पे जो है चरवाओ, बढ़िया से जो है दूध उत्पादन करो। अब मरीन जो वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट होता है, मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट हमने कहाँ बताया, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। अरे ब्रिटिश में हमेशा पानी बरसता रहता है, छाता इसलिए उनका लगा रहता है। बोरिस जॉनसन में कौन था, ठीक है, तो छाता इसलिए लगा रहता है, वहाँ पानी हमेशा झिम बरसता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी होता है डेयरी फार्मिंग, और ये हाईली डेवलप्ड पार्ट में होता है, चाहे साउथ की बात कर लो, चाहे ईस्ट एशिया की बात कर लो, स्पेशली इंडिया में भी डेयरी फार्मिंग बहुत होती है। ये बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव फार्मिंग है। इसमें क्या होता है, ह्यूज अमाउंट आपको चाहिए होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी जो है कल से हम डेयरी स्टार्ट कर दी, पैसा लगाने पड़ेगा ना तब स्टार्ट होगी। हाईली मैकेनाइज है डेवलप्ड नेशन में। आपने देखा होगा कि डेयरी में जो है अलग अलग चीज़ें अलग अलग प्रकार से बनाई जाती हैं, ठीक है, उससे प्रॉफिट होता है। फिर जो है अच्छा कॉन्सेप्ट अगर देखोगे तो अच्छा कॉन्सेप्ट, जैसे अमूल दूध कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पर्टिकुलर कम्युनिटी है गांव की, तो उससे पैसा भी उसको मिलता है। तो एक अच्छा छोटा सा बिजनेस है, गांव भी खुश, हम भी खुश, तुम भी खुश, सब खुश, ठीक है। तो अच्छा तरीका है, मैकेनाइज डेवलप्ड नेशन में होता है। और ये डेवलपिंग जो कंट्री होती हैं उसमें उतना मैकेनाइजेशन होता नहीं, जैसे भारत में देख लो डेयरी उतनी कहाँ है, ठीक है, ये चीज़ होती है। और इसमें नुकसान ये भी होता है डेयरी फार्मिंग में कि जानवरों को दिन भर आपको देखना है बैठ कर, नब्ज टटोलनी है, हाँ कैसा हाल पता चला, फिर टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, तो ये पता चला वहीं बैठे पूरे दिन नाप रहे हैं, तो ये भी थोड़ा नुकसान है, टाइम का बर्बादी होता है, ठीक है। हो गया ये चीज़ है। डेयरी प्रोडक्ट बनते हैं बहुत सारे जिनको महंगा महंगा बेचा जाता है, ठीक है। अगला है हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर क्या होता है, इसको हम ट्रक फार्मिंग कहते हैं। हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर में क्या होता है, ये एक नया कल्चर चला हुआ है, ठीक है। तो देख लो क्या होता है इसमें। क्या होता है कि जो वेजिटेबल है, जो सब्जियां होती हैं, जो फ्रूट होते हैं, फ्लावर होते हैं, इनको उगाया जाता है। तीन चीज़ें, वेजिटेबल, फ्रूट, फ्लावर, सब्जियां, फल, फूल, हार्टिकल्चर कहते हैं या इसको ट्रक फार्मिंग कहते हैं। ये हाईली इंडस्ट्रियलाइज जो रीजन होते हैं वर्ल्ड के, उसी में होता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट यूएस, ग्रेट लेक वाला जो 5 लेक है ना यूएस में, कनाडा में, मेडिटेरेनियन यूरोप में, कैलिफोर्निया में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, ये सिटी हैं जहाँ पे ये, और इंडिया चाइना में भी जो है हार्टिकल्चर अब देखा जाने लगा है। अर्बनाइज डिस्ट्रिक्ट जो होती हैं डेवलप्ड कंट्री की, वहाँ पे ही होता है। हैवी डिमांड जहाँ पे रहती है वेजिटेबल और फ्रूट की, ठीक है। तो यहाँ पे जो होल्डिंग होती है बहुत छोटी छोटी होती हैं, ठीक है। तो ये बहुत प्रॉफिटेबल सौदा रहता है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आप कर रहे हो। सोचो फूल बेचोगे तो सेंट बन जाएगी, परफ्यूम बन जाएगी, तो पैसा मिल जाएगा। वेजिटेबल का भी पैसा मिल जाएगा, फ्रूट का भी पैसा मिल जाएगा। और जो ऑर्चार्ड होते हैं वो वेल कनेक्टेड होते हैं रोड के साथ, तो बढ़िया से एकदम बेचा है। ट्रक का मतलब इसलिए यहाँ पे यूज किया गया है, इसको फ्रेंच वर्ड ट्रॉकर से लिया गया है ट्रक का, जिसका मतलब होता है एक्सचेंज या बार्टर, जिसका मतलब होता है आप प्रोड्यूस इसलिए कर रहे हो हॉर्टिकल्चर में ताकि आपको मार्केट में बेचना है। तो सीधी सी बात, आप 3 चीज़ें ग्रो कर रहे हो, वेजिटेबल भी, फ्रूट भी, फ्लावर भी, तो पैसा अच्छा मिलेगा। जिनके पास छोटी लैंड है ना उनको हार्टिकल्चर करना चाहिए, क्योंकि उससे अच्छा पैसा मिलता है। हमारे देश के किसान के पास पैसा क्यों नहीं है, वो नए तरीके जानते हैं, वही जानता है आलू, गोभी और यही सब पैदा करता रहता है। उसको पता ही नहीं है कि अगर आप यहाँ पे सैफरन पैदा कर लो, आप कश्मीर का जो वो होता है सैफरन, अब यहाँ पे किसान की भी गलती नहीं है, सरकार की भी गलती है। सरकार की गलती ये है कि आप नई नई जो चीज़ें होती हैं, नई नई टेक्नोलॉजी, अरे
ये डिपेंड, देखो जैसे आज हमारे देश में छोटी छोटी लैंड है, हम कहते हैं तुम अगर ज़मीन नहीं दे सकते हो, सिंपल सिंपल से क्या करो, टेक्नोलॉजी दे दो उसको, किसान को टेक्नोलॉजी दे दो, उसको समझ दे दो, उसको बता दो कि ये फसल अगर तुम करो अच्छा मोटा कमाई होगा। आप याद रखिए कि छोटी सी जगह से आप मोटा पैसा कमा सकते हो, लेकिन उसमें गलती क्या है, सरकार टेक्नोलॉजी नहीं देती है, सरकार हमें सिखाती नहीं है, या तो हमें कोई सिखा दे। तो इतना गांव का किसान कहाँ से कर पाएगा कि वो जो है कश्मीर जाए फिर सीख के जाकर, फिर सिखाने वाला भी तुम्हें क्यों सिखाएगा, ये भी सवाल है। तो छोटी सी जगह में आप मोटा पैसा कमा सकते हो हॉर्टिकल्चर के द्वारा, ठीक है। तो बस सब कमी है तुम्हारे देश में, किसानों को तो समझ नहीं है, उसके पीछे जिम्मेदार सिर्फ किसान नहीं है, सरकार भी जिम्मेदार है, जो उस पर जो है अच्छे से अगर काम करे, कुछ इनोवेशन करे, कुछ नई खोज करे, तो छोटी सी लैंड से भी हो सकता है। अरे आप कमरे में अपने ग्रो कर सकते हो, टेक्नोलॉजी चाहिए, क्यों नहीं हो सकता है? अभी मैं बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है, ये चीज़ है। तो बात कुल मिला के समझ में आ गई, ठीक है। ट्रक फार्म जो है, ट्रक फार्म इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि रातों रात जो है मार्केट में चीज़ें पहुंचा दी जाती हैं, ट्रांसपोर्ट करके बेच दिया जाता है। कैपिटल इंटेंसिव है, हाईली मैकेनाइज प्रोसेस है, मैकेनिकल प्रोसेस इसमें लगता है, ठीक है। इसे नहीं तुम कर पाओगे, इंटेंसिव, पैसा भी चाहिए, सरकार चाहे तो ये सब कर सकती है, ठीक है। या मान लीजिए प्राइवेट कंपनियों को लेकर आए, हालांकि एक बार ऐसा प्रयास हुआ था 2020 में, तो फिर वो काले कानून वापस ले लिए गए थे, ठीक है। लेकिन समझना पड़ेगा किसानों को, एक चीज़ ये भी समझनी पड़ेगी कि तुम जिसको भगवान बनाए हुए हो, ठीक है। जैसे कोई भी अगर तुम मान लो किसी को भगवान बना दोगे तो पॉलिटिक्स हर जगह होती है। किसान ये मत सोचे कि तुम्हारा नेता कैसा हो, ऐसा हो, तो नेता भी थोड़ा खतरनाक है, पहले बात समझिए। मैं इशारों में तुम्हें क्या बता रहा हूँ, तुम समझ जाओ, ठीक है। थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा, थोड़ा अपनी बुद्धि से चलो, ठीक है। ऐसा ना नेता के पीछे पड़े रहो, क्योंकि नेता के भी अपने कुछ इंटरेस्ट होते हैं, फ़ायदे होते हैं, ठीक है। तो किसानों को समझना चाहिए, अंधभक्ति बंद कर देनी चाहिए, अपनी बुद्धि से चलें। तो इस प्रकार का जो एग्रीकल्चर है वो साइंटिफिक लाइन पे होता है, साइंटिफिक तरीके के बगैर अभी इस प्रकार का एग्रीकल्चर नहीं कर पाओगे। और जो वेजिटेबल और फ्रूट वगैरह जो टोरे जाते हैं, ठीक है, तो उनको बचाना भी बड़ा ज़रूरी होता है। ऐसा ना कोई कीड़ा वीड़ा लगा जाए, बचाना बड़ा मुश्किल काम है। फिर उनको जो हार्वेस्ट करना पड़ता है वो मैनुअली किया जाता है, हाथों से। सबसे बड़ा डर वहाँ पे पता क्या रहता है, ऐसा ना हो कि कीड़ा लग जाए, क्योंकि एक बार लगा तो सब पूरा बाग तहस नहस कर देगा, लेकिन मोटा पैसा मिलता है इससे, ये बात भी है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल जो है, आज हमने आपको एग्रीकल्चर जितने दुनिया में प्रैक्टिस किए जाते हैं उनका मैंने तरीका बताया, और कल हम बात करेंगे फसलें कैसी होती हैं, ठीक है, क्या ज़रूरत होती है, सब बात करेंगे। और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।